110% तैयार हो चुका है, कुछ नहीं, ठीक है, डन। चलो दोस्तों, करो, बंद करो, अब भी देख तू, गुड। देखो भाई क्या हुआ, दैट मतलब क्या हुआ कि 3 क्लास पहले हमने आपको रेजुलेशन स्टार्ट करवा दिए। तो मैंने पहले ही बताया था कि क्यों करवाए, क्या रीज़न था भाई, पुराने वालों को कराना था, तो नए वालों के साथ तो थोड़ा सा नाइंसाफ़ी जैसी होगी। तो फिर मैंने इस बात को समझा, तो व्हाट वी डिड, हमने क्या किया, जो ओल्ड वाले स्टूडेंट्स थे ना उनको संडे को एक्स्ट्रा क्लास दे दी और उनका वो जो बचा हुआ था करवा दिया, और एक उनकी क्लास संडे को मैंने बोला था एक क्लास और होगी और आपका जो बैलेंस कोर्स है इस संडे को हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए, अच्छा आप लोगों ने जो कर लिया वो रेजुलेशन एंड ऑल वो आप लिखे रखें, कोई दिक्कत, वो बिल्कुल सही था। और थोड़ा सा अब वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द चैप्टर 1, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, और आज मैं आपको आज सिखाऊंगा व्हाट इज ड्राफ्टिंग, ठीक है। मेरे बच्चे सुना कर, पता है प्रोफेशनल के लिए एक सबसे बड़ी ज़रूरत ये है, उनको सुनना बहुत ज़रूरी है। बिना सुने बोलना सही नहीं है, सही है ना? हाँ जी, चलो लिखो। ये जो चैप्टर आज मैं आपको करवा रहा हूँ ये बच्चों 20 से 25 मार्क्स का पेपर में आ सकता है। पहले भी यही बोला होगा, मतलब सिमेट्री होनी चाहिए ना बातों में। तो 20 से 25 मार्क्स का ये पेपर में आ सकता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों, लिख लेना। आज शुरुआत कर रहे हैं ड्राफ्टिंग की। जो पिछला करवाया था प्लीज़ भूल जाना, आज से साथ निभाना, ठीक है भाई। खुश है तू, अब तेरे लिए करवा रहा हूँ ये सब मैं। लिखो चैप्टर, आपके जो न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस के हिसाब से आपकी बुक में ये चैप्टर 2 है। ओल्ड सिलेबस के हिसाब से, वैसे ओल्ड सिलेबस वाला कोई होगा नहीं, कितने हैं उतने, आपके हिसाब से चैप्टर 1 है, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ता। हम क्या पढ़ रहे हैं लिखेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंस। लो भाई शुरू हो गई ड्राफ्टिंग। अच्छा वैसे जो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में करवाया 3 क्लासेस में, वो रेजुलेशन वो आया आपको वैसे समझ में? आ गए थे? अच्छा इंटेलिजेंट हो। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंस। दोस्तों आज हम बात करेंगे व्हाट इज ड्राफ्टिंग। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ड्राफ्टिंग मतलब क्या। तो लिखेगा, और अब बोलना कोई नहीं है, जब मैं हंसाऊंगा बस तब हंसना है, रेस्ट ऑफ द टाइम कीप साइलेंट। ये बहुत जरूरी है, इस चीज को फॉलो करें प्लीज। तो हम लिख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एंड वी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग मीन्स preparation of any kind of document and instrument. Preparation of any kind of document and instrument is called drafting. A very very important 2 words. क्या बोला मैंने? Preparation of what? Any kind of document and instrument is called what? Drafting. मतलब अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो, उसी को क्या नाम दे दिया जाएगा? ड्राफ्टिंग। लिखिए, जो ये 2 शब्द है, अगर हम इसका मतलब समझ लें तो आपको पता चल जाएगा इनको बनाना ही क्या है, ड्राफ्टिंग। तो लिखिएगा, प्रिपरेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग। इसी को ड्राफ्टिंग बोला जाता है। नाउ अ क्वेश्चन अराइज कि सर डॉक्यूमेंट क्या है?
तो लिखिए तो डॉक्यूमेंट क्या है, तो लिखिएगा एनी पीस ऑफ पेपर, एनी पीस ऑफ पेपर containing information, any piece of paper containing information is a document. कोई भी ऐसा कागज का टुकड़ा जिसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हो वो डॉक्यूमेंट मान लिया जाए, इट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, डॉक्यूमेंट। लेकिन अब इंस्ट्रूमेंट क्या है, एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू कुछ राइट क्रिएट हो रहे हैं। क्या क्रिएट हो रहे हैं, राइट। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू कुछ राइट क्रिएट हो रहे हैं बच्चों, उसको नाम दिया जाता है क्या, इंस्ट्रूमेंट। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड व्हाट, इंस्ट्रूमेंट। और अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, ड्राफ्टिंग। उसी को नाम दे दिया जाएगा, बोलो क्या, दैट इज कॉल्ड व्हाट, अ सिंपल वर्ड, ड्राफ्टिंग। नाउ द क्वेश्चन राइज, सर आप कह रहे हो एनी पीस ऑफ पेपर कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन इज अ डॉक्यूमेंट। एक चीज़ सुन लो, मैंने आपको बोला कि 2 चैप्टर 25 नंबर के पेपर में आ सकते हैं, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। जो अगला चैप्टर है उसका नाम है डॉक्यूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। क्या नाम है, और इस चैप्टर का नाम क्या है, ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग। हम यहाँ पर अभी डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो वहाँ पे हम डॉक्यूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे। एज पर द लॉ डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है। अभी मैंने डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं समझाना, अभी मैं सिर्फ क्या बता रहा हूँ, ड्राफ्टिंग और कन्वेंसिंग में क्या फ़र्क है। लेकिन आप लोग ये जरूर याद रखना कि इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन मे बी 1-2 क्लास के बाद हम करने वाले हैं। एनी पीस ऑफ पेपर कंटेनिंग इंफॉर्मेशन इज अ डॉक्यूमेंट। अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, लिखेगा, आपको बताना है। न्यूज़ पेपर, इज इट अ पीस ऑफ पेपर, डज इट कंटेन इंफॉर्मेशन, इज इट अ डॉक्यूमेंट, यस। पीछे पीछे बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इज इट अ डॉक्यूमेंट, यस। आगे सुनिए, एप्लीकेशन फॉर लीव, क्या आपने कभी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखी है, इज इट अ पीस ऑफ पेपर, डज इट कंटेन इंफॉर्मेशन, इट इज अ डॉक्यूमेंट। एनी पीस ऑफ पेपर कंटेनिंग एनी इंफॉर्मेशन विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, डॉक्यूमेंट। अ ब्लैंक पेपर इज अ डॉक्यूमेंट, अ ब्लैंक पेपर इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, इट नेवर बिकम अ डॉक्यूमेंट। पैम्पलेट्स, पैम्पलेट्स, हाँ जी मिलते होंगे आपको, फलाना क्लासेस, ढिमकाना क्लासेस। पैम्पलेट्स, आर दे डॉक्यूमेंट, यस। क्या इट इज अ पीस ऑफ पेपर, डज इट कंटेन सर्टेन इंफॉर्मेशन, यस इट इज अ डॉक्यूमेंट। और एक शायद मैंने पहली क्लास में एग्जांपल दिया था, लव लेटर। लिखा कभी नहीं, कभी किसी ने, किसी को, चलो अच्छी बात है, आप लोग स्टडी पे ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। लव लेटर, क्या लव लेटर इज अ पीस ऑफ पेपर, डज इट कंटेन वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इज इट अ डॉक्यूमेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। शब्द डिफाइन करते हैं आप समझ, और पता है उन शब्दों की इंटरप्रिटेशन बहुत गहराई तक होती है। तो दैट इज ऑल अबाउट द लव लेटर। अब तुम्हें क्या पता, तुमने तो कभी किसी को लिखा ही नहीं। हाँ जी, हमने तो बहुतों को लिखा है, क्या बताऊं तेरे को। तो दैट इज समथिंग कॉल्ड व्हाट, डॉक्यूमेंट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डॉक्यूमेंट। अच्छा, मैंने आपको एक किताब दी, एजे बुक, इज इट अ पीस ऑफ पेपर, क्या उसमें बड़ी खतरनाक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इवन दैट बुक इज अ डॉक्यूमेंट। आज के बाद ऐसा मत बोला करो सर बुक दे दो, क्या बोलना है, डॉक्यूमेंट दे दो। दिस इज कॉल्ड व्हाट, डॉक्यूमेंट। लेकिन सर एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी के फेवर में राइट क्रिएट कर दे, वो डॉक्यूमेंट नहीं, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। अब आप बोलोगे सर कैसे, लिखो एग्जाम्पल 1, सेल डीड। क्या सेल डीड पेपर पे बनती है, इज इट अ पीस ऑफ पेपर, क्या सेल डीड कंटेन सम इंफॉर्मेशन, क्या सेल डीड इज अ डॉक्यूमेंट। लेकिन इस डॉक्यूमेंट की वजह से मेरा घर किसका हो गया, सेल डीड से सेलर का घर किसका हो जाता है, बायर का। क्या सेल डीड राइट क्रिएट कर देती है दूसरे बंदे के फेवर में, तो सेल डीड इज अ डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट। डफरो सुनो, सेल डीड इज अ डॉक्यूमेंट, but this document create right in favor of buyer, that's why this document is instrument. सेल डीड डॉक्यूमेंट भी है, सेल डीड इंस्ट्रूमेंट भी है। मेरी बात समझ में आ गई। लीज डीड, लीज डीड मतलब क्या,
आपने किसी को प्रॉपर्टी किराए पे दे दी, क्या बनेगी बोलो? लीज डीड। बताओ जरा, लीज डीड में कौन होगा? लेसर, लेसी। क्या पेपर पे बनेगी? इज इट अ पीस ऑफ पेपर? डज इट कंटेन इंफॉर्मेशन? इज इट अ डॉक्यूमेंट? जिसकी आवाज नहीं आई वो पास नहीं होगा। बच्चों बोलना बहुत जरूरी है। पीछे दोबारा, कहां पे थे हम लोग? लीज डीड। लीज डीड में कितने लोग? लेसर। दोबारा, लेसर। क्या बनेगी इनके बीच में? क्या इट इज अ पीस ऑफ पेपर? डज इट कंटेन इंफॉर्मेशन? इज इट अ डॉक्यूमेंट? भाई इतना पास नहीं होना भाई। आप क्या कह रहे हो? अगले महीने पास होना चाह रहे हो? पेपर तो आने दो। और भाई एक चीज और सुन लो, एक ड्रामा और एक बच्चा बता रहा था, नाम बता अपना। नम्रता बता रही थी भाई, कह रहे वो ट्रेनिंग वेनिंग का चक्कर डाल रहे हैं अब की बार। तो भाई अपनी अपनी ट्रेनिंग कर लो, मैंने कुछ नहीं बोला है। अपनी अपनी ट्रेनिंग कर लो भाई, सारे पैसे भराओ, कल ही भराओ, सॉरी इसी क्लास के बाद भराओ, और बोलो सर पैसे ले लो लेकिन ट्रेनिंग नहीं, मतलब हमें पेपर देने देना। फिर सही है। अच्छा आपसे कुछ नहीं पूछा तो पागल क्यों बना रहे बच्चा को? इनका तो फॉर्म भर गया, 2 दिन के लिए टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी, बच्चा बता रहा है। और ये दूसरे बच्चे ने वो ऐसा कुछ नहीं होता, पागल बना रहे हो तुम। खावा खा 2 दिन खराब करवा, 2 मिनट खराब करा दिए। ये बच्चे ने बोला ऐसा कुछ नहीं है। बात दबा दे, छोड़। आगे चलो, लिसन लिसन, बस हो गया, डिस्कशन हो गया, 2 मिनट का था बस। अच्छा बताओ, क्या लीज डीड इज अ डॉक्यूमेंट? इज इट इंस्ट्रूमेंट एज वेल? एंड आंसर इज यस। क्या मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूं आपसे? क्या आप जवाब दे पाएंगे? आपको सिर्फ 2 जवाब देने हैं, ये डॉक्यूमेंट है या ये इंस्ट्रूमेंट। क्या आप जवाब दे पाएंगे दोस्तों? अच्छा जवाब देंगे। देखो दोस्तों बोलो, न्यूज़पेपर क्या ये डॉक्यूमेंट है? क्या ये इंस्ट्रूमेंट है? आवाज नहीं आ रही। क्या ये इंस्ट्रूमेंट है? क्या न्यूज़पेपर आने की वजह से टाइम्स ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है? इट इज ओनली अ, इट्स नॉट इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों सेल डीड क्या ये डॉक्यूमेंट है? क्या ये इंस्ट्रूमेंट है? आ रहा है? ओ भाई हाउ फनी यू आर यार। हिसार वालों को ज्यादा हंसी आई, हिसार वालों को कुछ ज्यादा समझ में आ गया इसमें। एनीवेज, गिफ्ट डीड क्या ये डॉक्यूमेंट है? क्या ये इंस्ट्रूमेंट है? नहीं तो मैं गर्दनी तो हिला रहा हूं, क्या हो गया? इज इट इंस्ट्रूमेंट? एंड द मोस्ट टेक्निकल, लव लेटर। इज इट डॉक्यूमेंट? इज इट इंस्ट्रूमेंट? आंसर इज नो। और दैट, और क्या ले यार, लीज डीड, लीज, इज इट डॉक्यूमेंट? इज इट इंस्ट्रूमेंट? मॉर्गेज डीड, इज इट डॉक्यूमेंट? इज इट इंस्ट्रूमेंट? पैम्पलेट, इज इट डॉक्यूमेंट? इज इट इंस्ट्रूमेंट? बस ये बता दो मुझे, ये तो आपने बता दिया, बट इसमें से ड्राफ्टिंग क्या थी? ये तो आपने बता दिया, लेकिन आपको बताना है इसमें से, ये 7 चीजें आपने बता दी, बट इसमें से ड्राफ्टिंग क्या है? विच वन इज ड्राफ्टिंग? तो लिखेगा। अब एक बार सारे सुन लीजिए। व्हाट इज ड्राफ्टिंग? प्रिपरेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज अ ड्राफ्टिंग। जब हम पैम्पलेट बनाते होंगे तो क्या उसको भी डिजाइन करना पड़ता होगा? क्या उसके अंदर भी कुछ लिखना पड़ता होगा? डोंट यू थिंक दैट नीड्स अ ड्राफ्टिंग स्किल? हाँ या ना? यस। और कैनवे से जो चीज लीगल है वो भी क्या है? ड्राफ्टिंग है। और अगर उसके थ्रू कुछ राइट क्रिएट हो रहे हैं तो वो क्या है? वो इंस्ट्रूमेंट है। तो हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ व्हाट? डॉक्यूमेंट। एंड एनी काइंड ऑफ व्हाट इज कॉल्ड व्हाट? ड्राफ्ट। हैव यू अंडरस्टैंड? यानी हम इस क्लास में
आपको समझाने वाले हाउ टू ड्राफ्ट सेल डीड, लीज डीड, मॉर्गेज डीड, पार्टनरशिप डीड, पावर ऑफ अटर्नी विल, ट्रस्ट डीड, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. So that is all about this topic. That is drafting means what? Preparation of any kind of document or instrument. Have you understand this? लिखिए जरा. That is one more important point. एक शब्द है convincing. Convincing is nothing. It is a drafting. अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं ये चार्ट ऐसे बना सकता हूँ? देखना एक बार. Any document creation of right, can we make a chart like that? हाँ जी, any document creation of right becomes instrument. Can we say like that? कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके फेवर में बच्चों क्या क्रिएट कर दे, राइट, उसे क्या नाम देंगे? इंस्ट्रूमेंट. और एक लाइन बहुत पॉपुलर है, एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, सब सुनेंगे और बोलेंगे एवरी इंस्ट्रूमेंट इज अ, हर इंस्ट्रूमेंट अपने आप में, every instrument is a, but every document is not a instrument. हर इंस्ट्रूमेंट अपने आप में डॉक्यूमेंट है, बट हर डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्योंकि वही डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट बनेगा जो आपके फेवर में राइट क्रिएट कर दे. वी कैन इजिली से लाइक दैट. इज इट ओके विद यू? लिखिए एनी ड्राफ्टिंग. बच्चों 4 चीजें बताऊंगा इकट्ठी: डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग. दोबारा किसके बारे में बात करेंगे? डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, ड्राफ्टिंग, और चारों में बाइफरकेशन करके दिखाएंगे आपको. ड्राफ्टिंग, अब देखिए जरा, कोई भी ऐसी ड्राफ्टिंग जिसकी वजह से मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी में राइट क्रिएट हो जाए. कौन सी प्रॉपर्टी में राइट क्रिएट हो जाए? मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में राइट क्रिएट हो जाए, इसको बोला जाता है कन्वेंसिंग. दैट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड व्हाट? कन्वेंसिंग. अभी डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, आप इसको लिख लीजिए पहले. कोई भी ऐसी ड्राफ्टिंग जो क्या कर दे, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में राइट क्रिएट कर दे, वो ड्राफ्टिंग ना कहला कर क्या बोली जाएगी? कन्वेंसिंग. क्या मैं बोलूं कन्वेंसिंग इज नथिंग, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ड्राफ्टिंग. कन्वेंसिंग भी क्या है? ड्राफ्टिंग है, लेकिन कैसी ड्राफ्टिंग है? जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में राइट क्रिएट कर दे. आप ये बताओ कन्वेंसिंग कितने शब्द से मिलकर बनी है? 2. वन इज, दूसरा मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी में राइट क्रिएशन. तो ऐसी ड्राफ्टिंग को क्या नाम दिया जाएगा? कन्वेंसिंग. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. चारों में डिफरेंस अभी बना देंगे, देखना बस. आप जो बोल रहा हूं जस्ट फोकस ऑन दैट. आर गेटिंग? ज्यादा से ज्यादा अभी आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्या होगी मैं बता दूं. ये तो इंस्ट्रूमेंट था, वेट करो ना, अभी क्या बात समझ में आएगी? चलो अब जरा देखो, अगर आपने इन सवालों के जवाब दे दिए, आपको चारों टर्म क्लियर है और मुझे उम्मीद है कि आप दे पाएंगे. देखिए जरा, अब आपको सिर्फ क्या बताना है, लिखिए बच्चों. यू हैव टू टेल मी ओनली व्हाट, कि ये जो मैं लिखूंगा ये डॉक्यूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये ड्राफ्ट, आवाज नहीं, ये ड्राफ्टिंग है, या ये कन्वेंसिंग है. अब आपको ये बताना है whether it is document, whether it is instrument, whether it is drafting, whether it is convencing. ठीक है? आर यू रेडी फॉर दैट? चलिए बच्चों सही सही जवाब देना. फर्स्ट न्यूज़पेपर. अब सेम एग्जांपल है बट 4 बाइफरकेशन करनी है एंड यू हैव टू टेल मी नाउ. न्यूज़पेपर आपके हिसाब से क्या है? Is it document? Yes, is it instrument? No, sir. Is it drafting? Yes, sir. Is it convincing? No, sir. देखो चारों क्लियर. Are you getting this? मैं एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूं ताकि आगे आपको आसान हो. फर्स्ट, न्यूज़पेपर डॉक्यूमेंट क्यों है? इट्स अ पीस ऑफ पेपर कंटेनिंग इंफॉर्मेशन. न्यूज़पेपर इंस्ट्रूमेंट इसलिए नहीं है बिकॉज इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी राइट. लेकिन न्यूज़पेपर क्योंकि डॉक्यूमेंट है तो वो ड्राफ्टिंग तो है, लेकिन इस ड्राफ्टिंग ने किसी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी में राइट क्रिएट नहीं किया, इसलिए न्यूज़पेपर ड्राफ्टिंग तो है बट न्यूज़पेपर पे लिखा हुआ कन्वेंसिंग नहीं है. वो कन्वेंसिंग सिर्फ कब मानी जाएगी? जब कोई भी ऐसी ड्राफ्टिंग आपके फेवर में मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी में राइट क्रिएट कर दे तो वो ड्राफ्टिंग कन्वेंसिंग मानी जाएगी, अदरवाइज वो ड्राफ्टिंग कन्वेंसिंग नहीं मानी जाएगी. हैव यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट?
दूसरा बच्चा, और मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा पॉइंट, सेल डीड। अब जरा सोच के जवाब दे। इज इट डॉक्यूमेंट? इज इट इंस्ट्रूमेंट? इज इट ड्राफ्टिंग? बट टेल मी, इज इट कन्वेंसिंग? एनीबॉडी, इज इट कन्वेंसिंग? कितने कह रहे हैं दिस इज कन्वेंसिंग? कैन यू टेल मी व्हाई? बिकॉज इस ड्राफ्टिंग की वजह से इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपके फेवर में राइट क्रिएट हो गए। रिगार्डिंग दिस, थर्ड एग्जांपल, लीज डीड। इज इट डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, ड्राफ्टिंग, बट इज इट कन्वेंसिंग? हाँ या ना? क्यों बच्चों? मैंने क्या ये बोला कि आप ओनर बनने चाहिए? मैंने बोला राइट क्रिएट होना चाहिए। और लीज से क्या राइट क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो आई वुड से यस, इट इज अ कन्वेंसिंग। लिखना जरा। पॉइंट 4, पैम्पलेट, कुछ भी लिख लेते हैं हम तो समझ में आ ही गया। इज इट डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, ड्राफ्टिंग, कन्वेंसिंग? दैट इज अ क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन द डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, ड्राफ्टिंग। गिफ्ट डीड, और अगर लिखना चाहें तो गिफ्ट डीड। हाँ जी बोलो। इज इट डॉक्यूमेंट? इज इट इंस्ट्रूमेंट? इज इट ड्राफ्टिंग? एंड इट इज कन्वेंसिंग। हाँ जी, एक और क्वेश्चन है, दैट इज वन मोर पॉइंट। अब ये थोड़ा सा एक पॉइंट और है, दैट पॉइंट 6। ये भी समझ में नहीं आएगा, बच्चे ने बोल दिया इसलिए लिखवा रहा हूं। लिखिए, ये अभी समझ में नहीं आएगा, ये अभी मैंने समझाया भी नहीं है। पॉइंट 6 लिखकर छोड़ देना, आंसर जरूर बता देंगे आपको क्या है ये। प्रोमिसरी नोट। इसके ऊपर मैं अभी आपसे बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, जो अगला चैप्टर आने वाला है ना, डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट, उसके ऊपर हम जरूर इसमें बात करेंगे। वहां पे ही इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और हम आपको बताएंगे कि इंस्ट्रूमेंट कितने तरीके के होते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे इसके बारे में कुछ नहीं, लेकिन आंसर लिखकर छोड़ दीजिएगा। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? इज इट नेगोशिएबल? यू नो, आई प्रोमिस टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू अ सर्टेन पर्सन इज अ प्रोमिस। पता है ना ये बात? अब बताओ, क्या प्रोमिसरी नोट इज अ डॉक्यूमेंट? इज इट इंस्ट्रूमेंट? इज इट ड्राफ्टिंग? इज इट कन्वेंसिंग? नो। अब आप पूछोगे ये कन्वेंसिंग क्यों नहीं है? अच्छा, ये वाला पॉइंट किस किस को समझ में आ गया? देखो आ गया, बहुत बढ़िया बात है। नहीं आया, एक्सप्लेन करूंगा कहां पे? चैप्टर नेक्स्ट में, यहां पे नहीं। आर यू गेटिंग दिस? तो ये जरूरी नहीं है कि हर इंस्ट्रूमेंट कन्वेंसिंग हो, मतलब डिफरेंस हो सकता है। वो डिफरेंस वो प्रोमिसरी नोट के थ्रू आपको बता दिया, और रीजन भी मैं बोल देता हूं, और समझ में आ जाए ठीक है, नहीं तो छोड़ देना अभी के लिए। बिकॉज प्रोमिसरी नोट कन्वेंसिंग तो वो थी जो मूवेबल इमूवेबल में राइट क्रिएट करे। प्रोमिसरी नोट के थ्रू मूवेबल इमूवेबल में राइट क्रिएट हुई ही नहीं। दैट इज द रीजन प्रोमिसरी नोट इंस्ट्रूमेंट तो है, बट वो कन्वेंसिंग की डेफिनेशन में नहीं आएगी। तो सर लेकिन अभी के लिए इसको आप लोग छोड़ ही दें तो बेटर है। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं 2 चार्ट बना रहा हूं, आप बताना क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं। 2 चार्ट आपके सामने। 1, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो क्रिएशन ऑफ राइट कर दे किसी भी प्रकार का, तो उसे क्या नाम दे देंगे? सॉरी, इंस्ट्रूमेंट। एग्री? और बच्चों दूसरा चार्ट यहां बनाना, कोई भी ऐसी ड्राफ्टिंग जो क्रिएशन ऑफ राइट कर दे, लेकिन किसके अंदर? 2 चीजों में, 1 इज एंड सेकेंड 1 इज, और इसको क्या नाम देंगे? कन्वेंसिंग। 2 क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं और आपके सामने रख दिए हैं, और मैं बोलूंगा आप कंप्लीट करना। एवरी इंस्ट्रूमेंट इज अ बट एवरी डॉक्यूमेंट इज नॉट अ। अगली लाइन बोल दे प्लीज। एवरी कन्वेंसिंग इज अ ड्राफ्टिंग, बट एवरी ड्राफ्टिंग इज नॉट अ कन्वेंसिंग। ये 2 क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। हर इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट है, बट हर डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हर कन्वेंसिंग ड्राफ्टिंग है, बट हर ड्राफ्टिंग कन्वेंसिंग। बस ऐसी ड्राफ्टिंग कन्वेंसिंग मानी जाएगी जो आपके फेवर में राइट क्रिएट करे। कौन से वाले? मूवेबल प्रॉपर्टी के या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के। हैव यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द ड्राफ्टिंग एंड द कन्वेंसिंग? अब आप मुझे ये बता दो जल्दी से, व्हाट इज ड्राफ्टिंग? द
द लास्ट क्वेश्चन, हाँ जी, फिर आगे बढ़ेंगे. कैन यू टेल मी द ओनली वन पॉइंट, व्हाट इज ड्राफ्टिंग नाउ? और एक बार सारे बोलेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट इज एनी ड्राफ्टिंग विच क्रिएट राइट regarding movable or immovable property. That drafting is called what? Conveyancing. That is the two terms that we have started with this chapter. One is drafting and second one is conveyancing. Hope it is okay. Is it simple? And we have discussed number of example on that कि drafting क्या है, और इसको देखना है एक बार चार्ट को. Is it okay now? लिखिए. एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, there is no legal meaning of drafting. सर ड्राफ्टिंग के ऊपर कोई लीगल मीनिंग नहीं है. ये जितनी भी हमने बात की है दैट इज ऑल अबाउट द जनरल मीनिंग. ड्राफ्टिंग का कोई लीगल मीनिंग अवेलेबल ही नहीं है, और हम ये जो भी बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं? वी ओनली टॉक अबाउट व्हाट? द जनरल मीनिंग. और लिखिएगा, हाँ जी, हाँ जी, कोई डॉक्यूमेंट, एक क्वेश्चन हो रहा है, क्या कोई डॉक्यूमेंट बिना ड्राफ्टिंग के भी बन सकता है? अब है ना, आई वुड से यस पॉसिबल है, बट आपको याद है, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा इसका. और मैंने एक चीज़ आपको बताई कि अभी आज की क्लास में हमने आपको डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में तो बताया ही नहीं. आज तो हमारा फोकस सिर्फ किस पे है? ड्राफ्टिंग और कन्वेंसिंग. क्वेश्चन रेलिवेंट है, लेकिन मैं आंसर आज भी दे देता हूं इसका, लेकिन समझाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में ही. और लिखिएगा यस, फोटोग्राफ, पिक्चर, फोटोग्राफ इज अ डॉक्यूमेंट. और एक नहीं, दुनिया भर के एग्जांपल है. मैप इज अ डॉक्यूमेंट. जो पिक्चर है वो हम बनाते नहीं है, पिक्चर खींच ली, इट इज अ डॉक्यूमेंट. अब आप बोलोगे सर वो डॉक्यूमेंट कैसे है? वो डेफिनेशन में गिवन है, और वो डेफिनेशन कब बताऊंगा? जब चैप्टर 2 और जब चैप्टर नेक्स्ट आएगा. तो आपका क्वेश्चन एंड आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल. A pen drive is a document. A CD is a document. A nameplate is a document. Animal skin is a document. Animal skin is a document. This table is a document. This laptop is a document. Next chapter. लेकिन जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा, अभी किस पे फोकस है? ड्राफ्टिंग. और अभी के लिए आज की क्लास के लिए डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट सिर्फ कितना समझना है? एनी पीस ऑफ पेपर कंटेनिंग एनी इंफॉर्मेशन इज अ डॉक्यूमेंट एंड एनी डॉक्यूमेंट विच क्रिएट राइट इन फेवर ऑफ अदर इट बिकम्स इंस्ट्रूमेंट. अभी के लिए सिर्फ इतना समझना है सर, अभी इतनी सारी बातें डिस्कस नहीं की जा सकती. एक एक करके, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे. नाउ लिखिएगा, हाँ जी, यस पॉसिबल है, अगर उसका कुछ यूज है तो. अगर उसका कुछ यूज है तो यस, इट इज अ डॉक्यूमेंट. अगर उसका कोई यूज है ही नहीं तो कुछ भी लिखते रहो, तो उसका क्या करोगे? जब यूज ही नहीं है तो उसे डॉक्यूमेंट बोलना भी गलत है, नहीं? हाँ जी, किसके अंदर? एब्सोल्युटली, दे आर एविडेंस. क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में नहीं सुना? यस. और इवन सम टाइम अ सिग्नेचर ट्रीटेड एज एन एविडेंस. और एविडेंस किसका होता है? डॉक्यूमेंट के तो होता है, और किसका होता है? चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं. वी आर मूविंग फर्दर. और लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडेज क्लास. लिखिए प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग. ये क्वेश्चन 6 नंबर का पेपर में आ चुका है. ड्राफ्टिंग करने के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, और वो प्रिंसिपल्स आपको ध्यान रखने. प्रिंसिपल 1 लिखिए, जब भी आप ड्राफ्टिंग करें, ड्राफ्ट्समैन मतलब उसे पता होना चाहिए डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज. मतलब उसको किसके बारे में पता होना चाहिए? पार्टीज की डिस्क्रिप्शन के बारे में. मतलब पार्टीज कौन है, ए कौन है, ए कहाँ रहता है. कैन वी से ऐसे पता होना चाहिए? ए सन ऑफ, रेजिडेंट ऑफ, बी सन ऑफ. प्रॉपर पार्टी की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए. आप मुझे बताओ, अगर आपको यही नहीं पता डीड किसके बीच में बन रही है, तो एक अच्छी डीड, वैलिड डीड आप कैसे बना पाओगे? मुझे बताओ, डीड हमेशा 2 लोगों के बीच में बनेगी. मॉर्गेज हो रही है तो पार्टी का नाम बोलो, मॉर्गेजर एंड. सेल हो रही है तो पार्टी का नाम बोलो, सेलर एंड.
लीज हो रही है तो लेसर एंड, पार्टनरशिप है तो पार्टनर 1 पार्टनर 2, गिफ्ट है तो डोनर डोनर। तो आप मुझे बताओ क्या पार्टी की डिस्क्रिप्शन के बिना कोई भी डीड बनानी पॉसिबल है क्या? इम्पॉसिबल है। तो दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग। दूसरा प्रिंसिपल दैट इज वेरी एसेंशियल, लिखिए किस। एक 6 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आया, मैंने हंसने लग जाता हूँ, मैं इतना सीरियस हो जाता हूँ चीज़ों को, तुम सारा माहौल खराब करवा देते हो। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, आप स्कैनर खोल के देख लेना, अगर आपको ये ना मिले तो मुझे बोलना। ये स्कैनर में क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन आया पेपर में, किस इज अ बेसिक रूल ऑफ ड्राफ्टिंग कमेंट। एग्जाम में आया हुआ है। कई बार आईसी से बड़ा नोटी हो जाता है कमेंट। मैं सच बता रहा हूं, ये शब्द ही ऐसे लिखा था, मतलब इसको अगर फुल फ्लैश लिख देते तो दिक्कत नहीं थी। भाई साहब आईसीएसई ने लिखा ये शब्द, किस इज अ बेसिक। अब है ना, कई बच्चे तो डफर होते हैं, आपको पता ही है। अब है ना एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के सोच रहे हैं, मतलब हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज अ बेसिक रूल ऑफ ड्राफ्टिंग। तो लिखिए डफरो, पता नहीं क्या सोचते हो। किस मतलब होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तुम पता नहीं क्या सोचने लगते हैं। इट इज कॉल्ड व्हाट, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। मतलब जो भी आप लिखें वो शॉर्ट लिखें, वो सिंपल लिखें। मतलब कहानियां नहीं सुनानी है बड़े बड़े। अच्छा ये आपके ना बचपन से आपके टीचरों ने भी सिखाया होगा, टू द पॉइंट लिखो। किस, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो दैट इज, ये तो आप लोग बचपन से करते ही आ रहे हो। क्यों आज की डेट में पागल हो गया बजाने का बड़ा शौक है क्या? तो यार खामा गए ना, पंगे मत लिया करो, मैं कुछ भी बोल देता हूँ तो चलो। और है ना बजाया मत करो फालतू में। आज है ना एग्जाम में एक बच्ची रोने लगी हंस हंस के, तो फिर मैंने कहा रिलैक्स। अच्छा सुनिए प्लीज, आज का जो दौर है मतलब सब गलत बैठ रहा है, नहीं जो मुझसे बोल रहा हूँ, मतलब आज का जो टाइम है उसके अंदर किसी के पास टाइम नहीं है। एवरी पर्सन इज बिजी, हर आदमी अपने आप में बिजी है। और है ना आप एक चीज मुझे आपको बतानी है और उसके ऊपर मैं आपको 500 लाइन बोल दूं, लिख दूं, तो सर सामने वाले के पास पढ़ने का टाइम नहीं है। तो वो क्या करेगा पता है, आपका जो आपने लिख के दिया वो पढ़ेगा ही नहीं। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, दैट इज अ रूल ऑफ ड्राफ्टिंग। सर कथाएं नहीं लिखनी है, रामायण नहीं लिखनी है, जो बात कन्वे करनी है कुछ शब्दों में कर दो भैया। तो दैट इज कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। लिखिएगा द थर्ड वन, मेंटेन वर्बोसिटी। द थर्ड रूल ऑफ ड्राफ्टिंग इज वर्बोसिटी। लिखिए वर्बोसिटी क्या होती है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्बोसिटी। हाँ जी, इसे क्या हुआ, लिखो वर्बोसिटी का मतलब होता है मेंटेन कंसिस्टेंसी इन द लैंग्वेज। क्या बोला? मेंटेन कंसिस्टेंसी इन द लैंग्वेज। मेंटेन कंसिस्टेंसी इन लैंग्वेज। देखो क्या हुआ दैट ये ड्राफ्टिंग लिसन केयरफुली ना। अच्छा क्या आपको पता है दैट देयर आर सर्टेन वर्ड्स जिसके सिनोनियम्स होते हैं? सिनोनियम्स मतलब प्रायवाची होते हैं। सिनोनियम्स, सिनोनियम्स मतलब वर्ड चेंज है बट मतलब तो सेम है। अच्छा बताओ जरा, एक ऐसे मैं लिख लेता हूं, कोई बताएगा रात के प्रायवाची शब्द? रात्रि और निशा और बस ठीक है। अब क्या हुआ,
अब ये रात के पर्यायवाची शब्द है, सिनोनियम्स है। अच्छा, ये किसी बच्चे को पूरे याद है, सिनोनियम्स याद है। अब उसने क्या किया, एक ड्राफ्टिंग लिख रहा है, वो लिख रहा है और उसमें ना 10-12 पैराग्राफ्स है। अब उसने कहा जब मेरे को सारे सिनोनियम्स याद है, यूज दैम, नॉलेज कब यूज होगी, अब करो। तो उस बच्चे ने ऐसे लिखा, पैराग्राफ 1, उसमें शब्द यूज हुआ रात, उसने पूरा लिख दिया, पैराग्राफ खत्म। दूसरा, फिर शब्द यूज हुआ रात और अब की बार उसने लिखा रात्रि, पैराग्राफ खत्म। फिर तीसरे पैरा में फिर शब्द रात यूज हुआ, अब की बार कह रहा है निशा, पैराग्राफ खत्म। फिर वर्ड यूज हुआ और अब की बार क्या लिखा, रजनी, पैराग्राफ खत्म। और फिर पांचवें में फिर लिख दिया रात्रि, फिर पैराग्राफ खत्म। और ऐसे कर करके अलग अलग जगह सिनोनियम यूज कर रहा है। कह रहा है नॉलेज कहाँ यूज करेंगे, हिंदी की, यहाँ सिनोनियम सारे यहाँ पे यूज कर लिए। इज इट अ गुड ड्राफ्टिंग? क्या सामने वाला कंफ्यूज नहीं हो जाएगा ये लिख क्या रहा है? आप मुझे बताओ व्हाट इज बेटर, व्हाट टू यूज। हर जगह एक शब्द यूज करो, रात्रि, निशा, रात या वट एवर, एक ही शब्द यूज करो, क्या इट कैन क्रिएट कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ रीडर? सच बताऊं, रात और रात्रि तो समझ लेगा, बट निशा और रजनी के बारे में सोचेगा लड़कियों के नाम है। क्या कैन क्रिएट कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ रीडर और नॉट? एंड यस, इसी को बोला जाता है वर्बोसिटी, इसी को बोला जाता है मेंटेन कंसिस्टेंसी इन द लैंग्वेज। दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल। अपने पर्यायवाची शब्द की गरिमा यहां ना दिखाएं प्लीज। कितने रूल ऑफ ड्राफ्टिंग हो गए? 3। चौथा, यूज पंक्चुएशन केयरफुली। और इसमें तो सीएस के बच्चे कमाल है। खैर कईयों को तो पंक्चुएशन का मतलब ही नहीं पता क्या होता है। ठीक है, फिर पंक्चुएशन। अब देखो क्या एक्चुअली क्या है, हम हमेशा रिकमेंड करते हैं एग्जाम के अंदर पंक्चुएशन यूज करो ही मत, और तभी यूज करो जब उसकी अच्छी नॉलेज हो। एक पंक्चुएशन, एक जरा सी पंक्चुएशन बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। और एक एग्जांपल दैट मैं हमेशा देता हूं, लिखिए, रुको कोमा मत चलो। और दूसरा सेंटेंस देखना, रुको मत कोमा चलो। अब आप मुझे बताओ क्या दोनों सेंटेंस सेम है? दोनों सेंटेंस लिखे सेम है, बट सिर्फ फर्क किसका हो गया? कोमा। और आप मुझे बताओ मैंने कोमा कहाँ लगाया है? एक बार रुको के बाद कोमा लगा दिया और दूसरी बार कोमा रुको मत के बाद लगा दिया। अब देखो इंटरप्रिटेशन अपोजिट हो गई। पहले सेंटेंस का मतलब हुआ रुको मत चलो, और दूसरा सेंटेंस का क्या मतलब? रुको मत चलो। 1 कोमा कैन चेंज द इंटरप्रिटेशन। और पता है हम लोग जब एग्जाम में जाते हैं तो जहाँ मर्जी पंक्चुएशन लगा देते हैं, जहाँ मर्जी कोमा लगा देते हैं। और मैंने देखा कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जो कोमा सिर्फ पेपर को सजाने के लिए ही लगाते हैं। पूरा पेपर लिखने के बाद लास्ट के 15 मिनट में जब रीडिंग करते हैं, कह रहे चलो थोड़ा सजा लो अब, और सजाते किससे हैं? कोमा से। वो इतने कोमा लगा देते हैं, एग्जामिनर कोमा में चला जाता है और फिर बच्चा कहता है मैं पास क्यों नहीं हुआ। आपके पास ना होने की रीज़न कोमा। डोंट यूज़ द कोमा। अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो सर वो बहुत खतरनाक हो सकता है, मीनिंग चेंज हो सकता है। तो वाइल ड्राफ्टिंग यूज पंक्चुएशन केयरफुली। लिखिए पॉइंट नंबर 5, अवॉइड राउंड अबाउट कंस्ट्रक्शन। मैं नेक्स्ट पेज पे जा सकता हूँ? पॉइंट 5 लिखिए यार, बोलो मत। अवॉइड राउंड अबाउट कंस्ट्रक्शन। राउंड अबाउट कंस्ट्रक्शन, हाँ जी, ये भी जनरल प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग है। दैट इज राउंड अबाउट कंस्ट्रक्शन बोला जाता है। दैट में एक एग्जांपल लिखिए। अब है ना एक ड्राफ्टिंग हम लिख रहे हैं कुछ, और है ना उसमें कई सारे पैराग्राफ लिखने हैं। देखो मैंने कैसे लिखा, पैरा 1 पूरा कंप्लीट कर दिया, और मैंने लिखा, ध्यान से सुने, मैंने लिखा अगर आप पैराग्राफ 1 समझना चाहते हैं तो रेफर पॉइंट 3। अब आप बताओ फर्स्ट पॉइंट पढ़कर आप किसको समझोगे? फर्स्ट पॉइंट पढ़कर आप उसे समझने के लिए कहाँ जाओगे? 3 में। तो पॉइंट 2 आपने पूरा पढ़ा, फिर आप पॉइंट 3 पे गए, और पॉइंट 3 आप क्यों पढ़ रहे हो? ताकि 1 समझ में आ जाए। तो आप उसमें लिखा था अगर आप पॉइंट 3 समझना चाहते हो तो रेफर पॉइंट 4। अब आप कहाँ जाओगे? तो आपने पूरा 4th पॉइंट पढ़ा, और इसमें लिखा था अगर आप 4th पॉइंट भी समझना चाहते हो रेफर पॉइंट 6। अब आप कहाँ जाओगे? डफरो, उस किताब को छोड़ देना। 6 दिमाग नाम की चीज़ है या नहीं है? लेकिन चलो, जो बच्चे अभी भी नहीं माने,
6। अब आप 6 पे जाओगे एंड उसने बोला अगर आप पॉइंट 6 समझना चाहते हो रेफर पॉइंट 2, तो आप कहाँ जाओगे? लीव इट। ये ड्राफ्टिंग क्या कर रही है? ये समझना है तो ये कर, ये समझना है तो वो कर, ये समझना है तो ये कर, दैट इज गोल गोल घुमा रहा है। इसी को क्या बोला जाता है? राउंड अबाउट कंसेप्ट। वी शुड फॉलो और वी शुड अवॉइड। सर ये करोगे, अगर ऐसा कर दिया आपने, क्या रीडर इसे पढ़ेगा या छोड़ देगा? सर इट इज़ अ रोल ऑफ ड्राफ्टिंग, कभी भी ऐसा ना करें। नेवर नेवर नेवर। ऐसी प्रैक्टिस कभी भी ड्राफ्टिंग के अंदर आपको शोभा नहीं देगी, ये बहुत गलत है। दैट इज पॉइंट नंबर 5, दैट इज अ रूल ऑफ ड्राफ्टिंग। लिखेगा नेक्स्ट। जब भी आप ड्राफ्ट करें, ट्राई टू यूज पॉजिटिव सेंटेंसेस। यहां पे ना मैं स्पेशली एक चीज बोल दूं, मैंने ये नहीं बोला कि ड्राफ्टिंग में नेगेटिव सेंटेंस यूज नहीं करना। मैंने क्या लिखा है? ट्राई टू यूज पॉजिटिव सेंटेंस। जितना हो सके पॉजिटिव सेंटेंस यूज करो, नेगेटिव सेंटेंस अवॉइड करो। पॉजिटिव सेंटेंस ज़्यादा बेटर समझ में आते हैं इंस्टेड ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सी, अगर मुझे किसी को बताना है कि ए एंड बी भाई हैं, तो मैं क्या बताऊं? अगर मुझे किसी को ये कन्वे करना है ए एंड बी भाई हैं, तो मैं इंग्लिश में क्या बोलूं? ए एंड बी आर ब्रदर्स। पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है? अच्छा अब देखो, इसको कन्वे करने का मैंने क्या बताना है आपको कि ए और बी क्या है? तो मैं देखो आपको कन्वे दो तरीके से कर रहा हूं, बताना कौन सा बेटर है। ए एंड बी आर ब्रदर्स। अच्छा लगा? समझ में आया? सेंटेंस 2, ये मैं आपको कैसे बता रहा हूं? ए एंड बी आर नॉट सिस्टर्स। ए एंड बी आर नॉट सिस्टर, मतलब मैं बताना चाहता हूं ये दोनों भाई हैं, तो मैंने नेगेटिव क्या बोला? ये बहनें नहीं हैं। अब आप मुझे बताओ, आप इससे क्या समझोगे? ए एंड बी आर नॉट सिस्टर्स, क्या आप सोच फिर कुछ और होंगे? क्या वो दिमाग चल सकता है? तो विच इज बेटर टू गिव? पॉजिटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस? पॉजिटिव। लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि नेगेटिव सेंटेंस यूज ही नहीं कर सकते, कई बार जरूरत पड़ती है, नेगेटिव सेंटेंस भी यूज होते ही हैं। 7 रूल ऑफ ड्राफ्टिंग। कई क्या होता है, कई बार मैंने देखा नंबर ऑफ टाइम लोगों को शब्दों के बारे में पता नहीं होता, बट दे यूज दोज वर्ड्स। मतलब उन्हें पता ही नहीं है, उनको इंग्लिश बोलने का शौक है, तो शब्दों के बारे में पता ही नहीं है उसका मतलब क्या है, मुंह में आया बोल दिया शब्द और कह रहा है समझता रहे, हमने तो बोल दिया। चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऐसे ही अभी इससे रिलेटेड नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जस्ट रेज योर हैंड और फटाफट हाथ खड़े कर लेना। अभी क्लास में कितने बैचलर हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर बैचलर्स? तो ऑलमोस्ट आर। और कितने बैचलर्स नहीं हैं? मेरे को फीलिंग लेने दे। नाउ सी, लिसन, अब ध्यान से सुनिए। यूज दोज वर्ड द मीनिंग ऑफ विच यू नो। यूज ओनली दोज वर्ड्स मीनिंग ऑफ विच यू नो। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और वी शुड नो दैट, हमें पता होना चाहिए। अब देखो जरा, अभी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि आप में से कितने बैचलर्स हैं, और पूरी क्लास ने हाथ खड़े कर दिए, एक दो बच्चे ने हाथ खड़े नहीं किए, और अब मैं आपको बताऊं आपको पता ही नहीं है कि मैंने पूछा क्या। दैट इज अ प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट्स। और आप देखो, आप फाइनल में बैठे हो, यू डोंट, ये अगर 11-12 के बच्चे की बात होती तो मैं बोलता चलो नहीं पता होगा। मतलब आप अपनी स्टडी के लास्ट स्टेज पे हो। और लिख लेना ये बड़ा बड़ा कहीं, लड़कियां बैचलर्स नहीं होती हैं, याद रखिएगा। जो लड़कियां होती हैं वो बैचलर्स नहीं होती हैं, उनको स्पिंस्टर बोला जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कितने बैचलर्स हैं और लड़कियां हाथ खड़ा करके कह रही हैं वी आर द बैचलर्स, इट मीन्स यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ वर्ड। दैट इज रॉन्ग। आर यू गेटिंग दिस? और एक चीज और सुन लो जरा, अब सोच के देखिए, एक लड़की इंटरव्यू करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए जाती है और वहाँ पे वो सेलेक्ट हो जाती है, और वो लड़की फिर वो जब सेलेक्ट हो जाती है थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है, और जो वो इंटरव्यू ले रहा था उसको बोलती है
बाय द वे आई एम बैचलर। तो कैन यू इमेजिन दिस? मतलब वो क्या वर्ड बोल रही है, और चलो अगर सामने वाले को भी नहीं पता फिर तो मामला सेट है, लेकिन अगर उसे पता है कि भाई इसने क्या बोल दिया, आई एम अ बैचलर, इट मीन्स इसे पता ही नहीं है कि ये बोल क्या रही है। प्लीज डोंट यूज दोज वर्ड जिसका मीनिंग आपको पता ही नहीं है। हर्षी कह रहा है अब ये कैसे पता चलेगा, इसका मतलब हमें पता है या नहीं पता है। इट इज ऑल्सो बिग क्वेश्चन। अब इसका मेरे पास भी जवाब नहीं है, तुम्हारे अब कैसे ये सॉल्यूशन करें हम लोग। तो लिखेगा यूज ओनली दोज वर्ड, और मैं आपको बता दूं दैट अनमैरिड बॉयज बैचलर्स, अनमैरिड गर्ल्स स्पिंस्टर। तो ये दो शब्द इस तरीके से यूज किए जाते हैं। तो यूज ओनली। अच्छा एक चीज और बताऊं, लिखिए वन मोर जनरल प्रिंसिपल, ऑलवेज रिमेंबर दैट एक लाइन लिखिएगा, कीप योर सेल्फ इन द शू ऑफ रीडर वाइल ड्राफ्टिंग। क्या बता सकते हैं इस लाइन का मतलब क्या? मतलब जब आप कुछ लिख रहे हो तो परज्यूम करो क्या दैट आप अगर रीडर होते तो क्या सोचते, तब बेटर आएगा। आवाज नहीं, हेलो रिलैक्स। सी सपोज वी आर टीचिंग यू, ठीक है, आपके और हमारे लेवल ऑफ नॉलेज में बहुत फर्क है। अब मैं क्लास में आऊं, जरा समझिए इस बात को, मैं क्लास में आऊं और क्लास में इंग्लिश में सेक्शन में शुरू हो जाऊं, एज पर दिस सेक्शन, एज पर दो सेक्शन, ये वो फलाना ढिमकाना, और बोलता जाऊं, लेक्चर खत्म हो जाए और बच्चों को बोल क्या गया। हाँ जी, वी नेवर डू दिस। हम लोग आपको पढ़ाते हैं आपके लेवल के हिसाब से। हम पहले आपके लेवल तक गिरते हैं। यस, आपके लेवल तक हमें गिरना पड़ता है। आपके लेवल को फिर हम उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम आपको अपने लेवल तक लेकर आएं, और तब जाके हम आपको टीच करते हैं। नहीं तो सर स्टार्टिंग से अगर हम आपको इसका, अब देखो आप देखना जरा धीरे धीरे, अभी आप ऑब्जर्व करोगे क्लासेस की जो पेस है बहुत स्लो है। आप देखना जरा, यू विल फील दिस। धीरे धीरे 15 क्लास 20 क्लास पेस धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। एकदम से नहीं बढ़ा सकते, लेकिन पता है वो जो पेस बढ़ेगी ना 15 क्लास के बाद, आपको फील ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तब तक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहां से यहां तक आ गया होगा, और वो धीरे धीरे बढ़कर जब आप इस लेवल तक आ जाएंगे तो वो सारी चीजें, दैट इज कॉल्ड इंप्रूवमेंट। तो यहां से लेकर अगर मैं आपको यहां तक नहीं ला पाया तो मेरा क्या फायदा है फिर? तो दैट वी आर डूइंग। और आप यू फील दिस, आपको पता चलेगा कि वो चीजें कैसे बढ़ गई हैं, कैसे इंप्रूव कर गई हैं। तो कीप योर सेल्फ इन द शूज ऑफ द रीडर while drafting, and I would say keep yourself in shoe of student while teaching. I would say the same thing is there. So these are the some general principle of drafting. ये आपको हमेशा याद रखना है जब आप ड्राफ्ट करें। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का पेपर में आ चुका है लिखना जरा। क्वेश्चन 2, कोई भाई साहब हैं, उनका नाम है फाउलर। इन्होंने भी कुछ ड्राफ्टिंग के रूल बताए, लिखिएगा फाउलर रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग। बच्चों ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, 6 मार्क इन द एग्जाम। और लिखिएगा फाउलर रूल ऑफ ड्राफ्टिंग क्या बोलता है। इसके 6 प्रिंसिपल है। फर्स्ट, यूज familiar words rather than far-fetched words. जब भी आप ड्राफ्ट करें तो आप ऐसे शब्द यूज करें जो फेमिलियर हो, मतलब ऐसे शब्द यूज करें जो सुने हुए हैं दूसरे लोगों को। अगर आपने ऐसे शब्द यूज कर दिए जो सामने वाले को पता ही नहीं है तो क्या वो समझ पाएगा? नो। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, बताना मैं क्या कहने जा रहा हूं, सुनना जरा ध्यान से। टुडे, सेंटेंस सुने प्लीज। टुडे आई एम गोइंग टू टेक फिएस्टा। क्या सेंटेंस बोला मैंने? टुडे, आज, टुडे आई एम गोइंग टू टेक फिएस्टा। आपको इस सेंटेंस से क्या समझ में आ रहा है? आज क्या है? ट्यूसडे। आज का दिन बड़ा शुभ है। टुडे आई एम गोइंग टू टेक फिएस्टा।
हाँ जी, क्या लेने जा रहा हूँ? एक गाड़ी लेने जा रहा हूँ जिसका नाम क्या है? फिएस्टा। अच्छा, अब देखो प्रॉब्लम क्या हुई, मैंने एक ऐसा शब्द यूज किया जिसका मीनिंग आपको पता ही नहीं है। अब लिखेगा फिएस्टा मीन्स, लिखिए अब ध्यान से सुनना, फिएस्टा मीन्स अ शॉर्ट ब्रेक। फिएस्टा मीन्स लिखना है ये, अ शॉर्ट ब्रेक। टुडे आई एम गोइंग टू टेक फिएस्टा, आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ कार, आई एम गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आप मुझे बताओ, अगर आप ऐसे शब्द यूज ही नहीं करोगे जो दूसरे से फैमिली नहीं है, क्या उसे अर्थ का अनर्थ नहीं हो जाएगा? मैं बोल कुछ रहा हूं, वो समझेगा कुछ। तो रूल ऑफ ड्राफ्टिंग ऑलवेज रिमेंबर, फाउलर बोलते हैं क्या? फैमिलियर वर्ड यूज करें, ना कि ऐसे वर्ड जो अनफैमिलियर हैं, जिसको कोई जानता ही नहीं है। अरे क्या हुआ अभी, एक मैं बताता हूं आपको क्या हुआ। एक बच्चे ने मेरे को व्हाट्सएप किया, मेरे समझ में नहीं आया क्या लिख दिया। बच्चे ने मेरे को व्हाट्सएप किया, एग्जीक्यूटिव का बच्चा है, मुस्कान नाम है उसका, और उसने बोला कि सर कल मैं कितने बजे आऊँ रिकॉर्डिंग देखने के लिए? तो मैंने उसे टाइम बोला भाई इतने बजे आ जाओ रिकॉर्डिंग। उसका मैसेज आया, पता नहीं क्या आया, आई कैप्टन, मतलब क्या लिखा उसने, आई कैप्टन। मैंने आई कैप्टन आया, अब मेरे ये समझ में नहीं आया, मैंने कहा ये क्या लिखा, आई कैप्टन मतलब क्या, मैं कौन सा कैप्टन हूँ? तो कह रही सर इसका मैं कोई दूसरी लैंग्वेज सीख रही हूँ, उसमें आई कैप्टन मीन्स यस सर। मैंने कहा ड्राफ्टिंग का रूल बन गया ये तो मैंने कहा चलो फाइनल में सिखाएंगे, अभी तो एग्जाम में है ना बच्चा। तो यूज फैमिलियर वर्ड रेदर देन द फार फेच वर्ड। सर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। फाउलर का दूसरा प्रिंसिपल सुनिए, यूज कंक्रीट वर्ड। रेदर देन एब्स्ट्रैक्ट वर्ड। और ये तो मैं बताऊं दुनिया करती है इसे। एब्स्ट्रैक्ट मतलब डबल मीनिंग। आप ऐसे शब्द यूज ना करें जिसके दो मीनिंग आ रहे हो प्लीज, नहीं तो फिर आदमी को समझ में नहीं आएगा ये कहना क्या चाह रहा है। तो कंक्रीट मतलब सिंगल मीनिंग वर्ड। ऐसे शब्द यूज करें जिसका सिंगल मीनिंग हो ताकि क्लैरिटी आए। डबल मीनिंग शब्द यूज ना करें। क्या हुआ, एक बार की बात है, मैं दे नहीं रहा एग्जाम्पल तो मसला है, छोड़ो यार, रहने दो यार, मैं नाराज हो गया। समझ बच्चों, एग्जाम्पल से पहले कैसे हंस सकते हो? क्या हुआ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। क्या हुआ, एक बार की बात है, एग्जाम्पल पॉइंट 2 पे एग्जाम्पल है। एक है ना, एक वर्ड होता है लव। क्या शब्द होता है? लव। लव माने प्यार। जो लव है, जो ये शब्द है लव, लव दो तरीके के होते हैं। लव कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके। हसन बड़े ध्यान से सुन रहा है भाई, आज मजा आने वाला है। लव दो तरीके के होते हैं, लिखना बच्चों। एक होता है इश्क वाला लव। I'll stop the example. और दूसरा, अब बताओ, एक बता दिया, दूसरा तो सुनना पड़ेगा ना। रिस्पेक्ट वाला लव। दो तरीके के लव होते हैं सर। There's a bifurcation of love. There are two kinds of love. इश्क वाला लव, रिस्पेक्ट वाला लव। रिस्पेक्ट वाला लव जो हम अपने पेरेंट्स से करते हैं, अपने टीचर से करते हैं, दैट इज रिस्पेक्ट वाला लव। इसमें कोई खराबी नहीं है। अच्छा, खराबी तो इसमें भी नहीं है वैसे। ये इसमें भी कोई खराबी नहीं है। और इश्क वाला लव, यू नो द स्टूडेंट ऑफ ईयर, इश्क वाला लव। अब क्या हुआ, लेकिन है ना, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना बहुत जरूरी है। क्लैरिटी। अब क्या हुआ, एक बार की बात है, एक है ना स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है 10th क्लास में पढ़ता है वो। अब वो, उसकी जो टीचर है उसे बहुत अच्छा पढ़ाती है, तो वो अपने टीचर से उसे प्यार हो गया, लेकिन रिस्पेक्ट वाला लव है। कौन सा लव है? रिस्पेक्ट वाला लव। 10th क्लास में इश्क वाला लव नहीं था, रिस्पेक्ट वाला लव था। तो क्या किया उस स्टूडेंट ने क्या किया, एक लेटर लिखा। अच्छा, वो स्टूडेंट टीचर से कौन सा प्यार करता है? रिस्पेक्ट वाला। तो उसने टीचर को एक लेटर लिखा, डियर मैम आई लव यू, और वो लेटर बंद करके उनके पर्स में डाल दिया। और टीचर ने बहुत धुनाई की, किसकी? लड़के की। अब मेरा सवाल आपसे दोस्तों ये है, लड़का पिटा क्यों?
अब है ना टीचर को वो जब लाइन दिखी डियर मैम आई लव यू, तो उस लव टीचर को क्या समझ में आया, अब डबल मीनिंग हो गई। अब वो कहना चाहता था रिस्पेक्ट वाला लव है, बट टीचर ने समझ लिया इश्क वाला लव। क्या पिटा हुआ लड़का भाई, लैक ऑफ नो। मेरे को पता था बेटे तेरे को यही बोलना है। सुनिए, लिसन प्लीज, ये मैंने बनाया है, मेरा कोई एग्जाम्पल नहीं है ये। अब आप मुझे बताओ जल्दी से, बच्चे के साथ दिक्कत क्या है? लैक ऑफ ड्राफ्टिंग, लैक ऑफ ड्राफ्टिंग स्किल। क्या आपको नहीं लगता ड्राफ्टिंग की क्लास 5th क्लास से लगा देनी चाहिए, ताकि कोई बच्चा कभी जिंदगी में ऐसे टीचरों से पिटे ना यार। अरे कहने दस, अच्छा उसे क्या बोलना चाहिए था? डियर मैम, डियर टीचर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई वी लव यू। आई और वी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप समझ, आई डायरेक्ट आ है और वी में भी पूरी क्लास ही प्यार करती है, मेरी क्या गलती हो गई इसमें? तो मतलब कहने का मतलब, जब भी आप लिखें ऐसा शब्द यूज करें जो क्लैरिटी दे, ऐसा शब्द यूज ना करें जिससे कुछ दूसरे मीनिंग आ सके, सर पिट सकते हैं फिर। दैट इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट 3 चलो खत्म करें। यूज सिंगल वर्ड्स। पता है, आई एम टेलिंग यू दिस, हमारा जो माइंड है ये इन चीजों को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। आवर ह्यूमन माइंड एब्जॉर्ब ऑल दीज थिंग्स। कौन सी वाली? जैसे ये मैंने आपको फनी एग्जांपल दिए, आप है ना चेक करना, एग्जाम के अंदर आप भूल जाओगे और इन एग्जाम्पल से आपको याद रहेगा। यही होने वाला है सर। ये एग्जाम्पल बहुत सोच समझ के बनाए हुए हैं, और उसको कहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल देना बहुत सोच समझ के किया हुआ काम है ये, ताकि बच्चों को वो पॉइंट वहीं पर याद रहे उन एग्जाम्पल की वजह से। अभी इश्क वाला लव, रिस्पेक्ट वाला लव याद रहेगा फॉर द लाइफ टाइम, और एग्जाम में भी क्या पता आप पास हो ही जाओ। क्यों हसन बाबू? यूज सिंगल वर्ड रेदर देन सिनोनिम्स। क्या आपको नहीं लगता ये कॉपी पेस्ट है? क्या मैं बोलूँ जनरल प्रिंसिपल का ये वर्बोसिटी ही तो है, कहने से सेम ही चीज और कुछ नहीं। यूज शॉर्टर सेंटेंसेस, यूज शॉर्टर सेंटेंसेस रेदर देन लॉन्गर सेंटेंसेस। कोई बताएगा ये क्या है? क्या आपको नहीं लगता यही है किस? क्या सेम प्रोग्राम कैन यू से फाउलर ने 2 तो वहां से चोरी कर लिए हमारे जनरल प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग से। देखिए बच्चों, पॉइंट नंबर 5, यूज सेक्शन वर्ड, यूज सेक्शन वर्ड्स रेदर देन रोमन। और ये बिल्कुल सही बात है, आई टोटली एग्री विद दिस। जब भी आप ड्राफ्टिंग करो ना तो रोमन शब्द यूज मत करो। जब भी आप ड्राफ्टिंग करो तो रोमन शब्द यूज ना करो। रोमन देखो क्या, अच्छा सेक्शन मतलब होता है ब्रिटिश वर्ड्स। अगर मैं आपको बोलूं बताना ये क्या लिखा है, नहीं काउंटिंग में पूछना है क्या, कौन सा नंबर है? क्या ये कई बार समझ आने में मुश्किल हो सकती है, हाँ या ना? यस। अगर मैं आपको बोलूं, क्या ये ज्यादा आसानी से समझ में आ रहा है? मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ये यही है, ये तो मैंने खुद ही पता नहीं क्या लिख दिया है, मेरे को भी नहीं पता है। ऑलवेज यूज विच वर्ड? ब्रिटिशर्स वर्ड। ब्रिटिश वर्ड यूज करें, ना कि रोमन शब्द यूज करें। ये किसने बोला है? मिस्टर फाउलर ने। नहीं है सर, थर्सडे को। पॉइंट 6, मैं ना 8th क्लास में पढ़ता था, आई वॉज इन 8th क्लास, और हमारी इंग्लिश की टीचर थी, उनका नाम था मिसेस मोनिका। इंग्लिश टीचर का नाम क्या था? और ये 8th क्लास का केस है, 10th का नहीं है, वो मेरे साथ हुआ ही नहीं। तो जो मिसेस मोनिका हैं, शी वॉज मैरिड एट दैट टाइम। तो अब क्या हुआ सुनो ना, अब है ना वो 8th क्लास में एक ड्रामा सा था, और वो टीचर आके पूछते थे कि एक होता था एक्टिव वॉइस, एक होता था पैसिव वॉइस, था कुछ? अच्छा कौन सी वॉइस ज़्यादा बेटर है?
एक्टिव। अच्छा, वो जो मोनिका मैम थी वो हर पीरियड के अंदर आके मेरे से पता नहीं क्या दुश्मनी थी, अनूप तू खड़ा हो जा। अच्छा तब तक है ना आप करके टीचर बोलती नहीं थी मेरे को कि अनूप आप खड़े हो जाओ, तू करके बोलती थी। तो अनूप तू खड़ा हो जा, मैं खड़ा हो जाता था और मेरे को इंग्लिश के एक्टिव वॉइस वो बोलती थी पैसिव बनाओ, तो मेरे को पैसिव समझ में नहीं आता था क्या है। तो फाउलर भी यही कह रहा है, और उस टाइम मुझे ना ड्राफ्टिंग की नॉलेज नहीं थी, नहीं तो मैं बोल देता रीड फाउलर रूल ऑफ ड्राफ्टिंग, मेरे से क्यों पूछ रहे हो फालतू की बातें। और फाउलर ने बोला यूज एक्टिव वॉइस रेदर देन पैसिव वॉइस। क्या ये अच्छी बात नहीं है? देखो अब कोई भी एक ऐसे एग्जांपल, अगर मैंने बोलना है आई एट फूड, मैंने खाना खाया, आई एट फूड, मैंने खाना खाया, पैसे सुना फूड इज इटन बाय मी, ऐसा लग रहा है फूड इज इटन बाय मी, जैसे मैं कोई ड्रैकुला हूँ एंड मतलब अजीब सी लैंग्वेज है। मैंने खाना खाया, खाना मेरे द्वारा खाया गया, विच लैंग्वेज इज बेटर, एक्टिव और पैसिव? तो यही फाउलर बोल रहा है, दैट इज एक्टिव वॉइस फॉलो करें रेदर देन द पैसिव। तो दैट इज सम। अब बताओ कितने रूल्स हो गए? दो, वन इज जनरल रूल ऑफ ड्राफ्टिंग एंड सेकेंड वन इज द फाउलर रूल ऑफ ड्राफ्टिंग। तो जब भी आप ड्राफ्ट करें तो प्लीज इन बातों के बारे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ऐसा ही बोला जा रहा है और कुछ भी नहीं है। लिखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग? क्या मैं बता चुका हूं आपको? लेकिन बच्चों वो तो कॉन्सेप्ट बताया था, क्वेश्चन डिफरेंस फॉर्म में भी बताना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। 4 डिफरेंस लिख लीजिए। क्या आप कोशिश करेंगे डिफरेंस बताने की? हाँ जी बोलो जी बोलिए। पहला डिफरेंस मैं बता दूं आपको, दैट जो ड्राफ्टिंग है नो वेयर डिफाइन, ये कहीं डिफाइन नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कन्वेंसिंग इज डिफाइन, इट इज डिफाइन अंडर इंडियन स्टैम्प एक्ट। द फर्स्ट डिफरेंस, इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। दूसरा लिखेगा, जो ड्राफ्टिंग है क्योंकि वो डिफाइन नहीं है तो जनरली क्या बोलते हैं? प्रिपरेशन ऑफ एनी काइंड। क्या मैं बता चुका हूं ऑलरेडी? व्हाट? एनी काइंड ऑफ व्हाट? डॉक्यूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग। और इंडियन स्टेप में क्या डिफाइन करता है? कोई भी ऐसी ड्राफ्टिंग जिसकी वजह से राइट्स क्रिएट हो जाएं तो उसे क्या नाम दिया जाता है? कन्वेंसिंग। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट, तो इस तरीके से आप डिफरेंस लिखेंगे। तीसरा, हाँ जी लिखेगा अच्छा एक बात बताओ, आपके अकॉर्डिंग, हेलो, एज पर योर ओपिनियन, विच इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, ड्राफ्टिंग और कन्वेंसिंग? मैं कह रहा हूँ ध्यान से देखो, सोचो समझो, विच इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, ड्राफ्टिंग या कन्वेंसिंग? कितने कह रहे हैं ड्राफ्टिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट? कैन यू टेल मी व्हाई? देखो अब जरा सुनना, डोंट यू थिंक कन्वेंसिंग इज इट सेल्फ अ ड्राफ्टिंग? क्या कन्वेंसिंग भी अपने आप में ड्राफ्टिंग ही है? कैन वी से ड्राफ्टिंग इंक्लूड्स कन्वेंसिंग? तो विच इज मोर वाइडर? कैन वी से ड्राफ्टिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, इसमें कोई शक नहीं है, एंड इट इज अ कन्वेंसिंग इज अ नैरोअर कॉन्सेप्ट, so there is no doubt about this. 4, और कैन वी से ड्राफ्टिंग के बड़े सारे एग्जांपल हो सकते हैं। कैन वी से न्यूज़पेपर, और बोलो, दैट इज एप्लीकेशन फॉर लीव, दुनिया भर के, बुक, बोलो बुक, और एटसेट्रा एटसेट्रा। और कोई बताएगा कन्वेंसिंग? कैन वी से सेल डीड, कैन वी से लीज डीड, can we say etc number of things. So that is something that various differences in drafting. 4 mark क्वेश्चन फ्री के नंबर है सर, छोड़ के नहीं आना है। 3 क्वेश्चन करा दिए, तीनों एग्जाम में आ रखे हैं। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। आगे बढ़े, कितने क्वेश्चन हो गए? 3। क्वेश्चन 4, आई एम मूविंग नाउ। हाँ जी, मेक इट फास्ट। लिखिए, चेंज करूं? मुश्किल है? आसान है यार, मुश्किल नहीं। क्वेश्चन 4 लिखिए। क्वेश्चन 4, डिफरेंट
टाइप्स ऑफ ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग कितने तरीके की होती है तो मैं बता दूं आपको। वन इज स्टैच्यूटरी ड्राफ्टिंग। क्या आपको पता है स्टैच्यूटरी ड्राफ्टिंग क्या होती है? बच्चों, जो पार्लियामेंट लॉ ड्राफ्ट करता है क्या वो ड्राफ्टिंग नहीं है? अच्छा, एक बात पूछूं मैं आपसे, एक टेक्निकल क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और इसमें थोड़ा सोचने वाली बात है। मैंने अब आपको एक है ना प्रिंसिपल बताया आज, और फाउलर में भी बताया, जनरल भी बताया, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ड्राफ्टिंग ऐसी हो कि सामने वाले को समझ में आ जाए। लेकिन मैं देखता हूं जब स्टैच्यूटरी ड्राफ्टिंग होती है, बेयर एक्ट्स बनते हैं, पार्लियामेंट लॉ बनाता है, क्या वो उसे कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं या वो लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं? तो आप मुझे बताओ, रूल ऑफ ड्राफ्टिंग जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग है, फाउलर रूल ऑफ ड्राफ्टिंग है, पार्लियामेंट तो उसे मानते ही नहीं, और सबसे पहली ड्राफ्टिंग तो वहीं से स्टार्ट हो रही है। तो मेरा सवाल है, पार्लियामेंट इस रूल को क्यों नहीं मानता है? कैन एनीबडी टेल मी दिस? पार्लियामेंट इस रूल को क्यों नहीं मानता और वो इसको शॉर्ट एंड सिंपल क्यों नहीं रखता? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्या आप बता सकते हैं? हाँ जी, दोबारा, जनरल पब्लिक को समझ में नहीं आएगा। अगर शॉर्ट एंड सिंपल करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, मुश्किल समझ में आएगा। ये क्या बात हुई? हाँ जी, लेमैन और प्रोफेशनल में फिर डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे? हाँ जी, क्या ये डिफरेंशिएशन जरूरी है या दुनिया को लो समझ में आ जाए ये ज्यादा जरूरी है? हाँ जी, मतलब ज्यादा आसान लिख दोगे तो लूप होल्स बन जाएंगे। मैं आपको बताऊं, टेक्निकल लैंग्वेज जब लिखते हैं ना, लूप होल जब ज्यादा बनते हैं। एक एक शब्द के ऊपर लूप होल तब बनते हैं जब लैंग्वेज टेक्निकल है, और लूप होल तब बनते हैं एक आदमी को समझ में आ रहा है, दूसरे को नहीं आ रहा है, तभी तो लूप होल क्रिएट करते हो आप। जब एक चीज सबको ही समझ में आ जाएगी अच्छे से, लिखने वाले को भी ज्यादा समझ में आएगा। हाँ जी, हाँ जी, कुछ और? अगर जनरल वर्ड को यूज करेंगे तो जनरल वर्ड के बड़े सारे मीनिंग निकल जाते हैं, लेकिन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन खुद ही ये बोलता है कि यूज जनरल मीनिंग। जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है? जब भी पढ़ो तो डिक्शनरी मीनिंग को रेफर करो। तो हम तो डिक्शनरी मीनिंग ही हमेशा रेफर करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो ये बड़ा एक आंसर बच्चे कई बार देते हैं, अगर सबको लो समझ में आ गया तो कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा? वो किसे इंटरप्रेट करेगा? तो हमारा प्रोफेशन जिंदा रहे इसलिए टेक्निकल बनता है। क्या बात है। तो लिखिएगा इसका कारण है दैट, इसका कारण सुनिए अब ध्यान से। इसके कारण है दैट, सबसे पहले द फर्स्ट रीजन इज पॉपुलैरिटी। एक एक करके मैं आपके सारे पॉइंट को कवर करता हूं। सबसे बड़ा कारण है पॉपुलैरिटी। जब लॉ मेकर ड्राफ्ट करता है, आई एम टेलिंग यू, टेक्निकल लिखना और आसान काम नहीं है। हमने देखा बेयर एक्ट में, पता है, कोमे लगा लगा के पूरा एक पैराग्राफ क्रिएट कर देते हैं विदाउट अ फुल स्टॉप, और पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और उसके अंदर इतनी कहानी लिख दी है कोमा लगा के। ये बच्चों का खेल नहीं है ऐसे लिखना। और कई बार जब हम लॉ पढ़ते हैं ना, तो कई बार वो लैंग्वेज पढ़कर पता है मन में ऐसी फीलिंग आती है, यार हाथ चूम ले इस बंदे का जिसने लिखा है। मतलब दिल से आवाज आती है, व्हाट अ ड्राफ्टिंग दैट पर्सन हैज मेड। तो नंबर ऑफ टाइम जो लॉ मेकर है, ड्राफ्ट्समैन है, वो लिखता इसलिए ताकि लोग उसे अप्रिशिएट करें, लोग उसे अप्रिशिएट। दैट इज वन रीजन। मैंने बोला दैट इज नॉट ओनली रीजन, दैट इज वन ऑफ द रीजन, द सेक ऑफ पॉपुलैरिटी। आर गेटिंग? आपने सुना होगा दैट जब लॉ ड्राफ्ट कर दिया जाता है तो बोलते देखो उस कमेटी ने कितना अच्छा एक्ट बनाया था, उस कमेटी ने ये कितना अच्छा एक्ट बनाया था, देखो कभी जूती नहीं पड़ी अमेंडमेंट की। और ये नया कंपनीज है कितना घटिया बना है, नया कंपनीज है, रोज अमेंडमेंट आती है इसके अंदर, हर साल नहीं, हर दिन अमेंडमेंट है। साल तो बहुत दूर की बात, 365 दिन 365 अमेंडमेंट। तो दैट इज हैपनिंग इन द न्यू कंपनीज। अच्छा, दूसरा
जनरल लैंग्वेज इसलिए यूज नहीं की जाती बेयर एक्ट में, इसका कारण सुन लेना, बिकॉज जनरल लैंग्वेज लिखकर आप सारी चीजें कवर नहीं कर पाते हैं। हम लोग फॉर्मल लैंग्वेज वो यूज इसलिए करते हैं ताकि वो कम शब्दों में ज्यादा चीजों को कवर कर लें। अगर जनरल लैंग्वेज लिखना स्टार्ट करेंगे तो 470 सेक्शन का जो बेयर एक्ट इतना सा है वो 10,000 पेजेस की इतनी बड़ी बुक बन जाएगी। तो दैट इज नॉट पॉसिबल टू रीड बाय एवरीवन। तो सर इसलिए वो फॉर्मल लैंग्वेज यूज की जाती है क्योंकि आप जनरल शब्दों से सारी चीजों को एक साथ कवर नहीं कर सकते हो। तो वो सिचुएशन पे सिचुएशन बनती चली जाएगी। दैट इज आर टू बिगेस्ट रीजन। एक तो जनरल शब्दों से सारी चीजें कवर नहीं हो पाती, दूसरा द पॉपुलैरिटी। इसलिए सर वो स्टैच्यू ड्राफ्टिंग में वो टेक्निकल शब्द वगैरह यूज किए जाते हैं। और दूसरी तरीके की जो ड्राफ्टिंग होती है लिखिएगा, दैट इज कमर्शियल ड्राफ्टिंग। दैट इज अ कमर्शियल ड्राफ्टिंग लिखे और लिखिएगा कमर्शियल ड्राफ्टिंग आई वुड से जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए यूज होती है। एंड आई वुड से सेल डीड, लीज डीड, पावर ऑफ अटर्नी, विल, पार्टनरशिप डीड, प्रमोटर कॉन्ट्रैक्ट, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट का नाम तो सुना होगा, प्रमोटर कॉन्ट्रैक्ट, यानी से शेयर होल्डर एग्रीमेंट्स, तो कमर्शियल, ये सारे कमर्शियल ड्राफ्टिंग में आ जाते हैं। और दुनिया भर की चीज़ें हैं, मॉर्गेज डीड, लाइसेंस डीड, ट्रस्ट डीड, गिफ्ट डीड, नंबर ऑफ थिंग्स। और तीसरी ड्राफ्टिंग होती है जुडिशियल ड्राफ्टिंग। और बच्चों जुडिशियल ड्राफ्टिंग में क्या क्या फाइल, जुडिशियल ड्राफ्टिंग के अंदर क्या क्या ड्राफ्टिंग होती है? सूट फाइल करना, अपील फाइल करना, एप्लीकेशन फाइल करना, रिट्स फाइल करना, इसी को क्या बोला, एफिडेविट्स फाइल करना, रेप्लिकेशन फाइल करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी को जुडिशियल ड्राफ्टिंग बोलते हैं। पता है इसको एक नाम और देते हैं, प्लीडिंग। आई थिंक थोड़ा सा फर्स्ट क्लास में बताया भी होगा। तो अब आपके सामने दे आर नॉर्मली द वेरियस काइंड ऑफ स्टैच्यूरी। अच्छा, क्या स्टैच्यू ड्राफ्टिंग हम कर सकते हैं? नो, दैट इज रिजर्व फॉर द पार्लियामेंट। लेकिन क्या हम लोग कमर्शियल ड्राफ्टिंग और जुडिशियल ड्राफ्टिंग कर सकते हैं? यस। और मैं आपको बता दूं आपके कोर्स में दोनों है। और देखो पेपर का नाम क्या है, ड्राफ्टिंग अपीयरेंसेस एंड प्लीडिंग। प्लीडिंग मतलब जुडिशियल ड्राफ्टिंग, और वो ड्राफ्टिंग के अंदर तो कमर्शियल ड्राफ्टिंग, कंपनीज एक्ट की ड्राफ्टिंग, वो सारी ड्राफ्टिंग कवर हो जाएगी। इसी के अंदर वो कंपनीज एक्ट की ड्राफ्टिंग भी कवर्ड है, कंपनीज एक्ट 2013, जो हम वो रेजुलेशन वगैरह बना रहे थे, तो सब इसमें कवर्ड है। तो सर दैट इज समथिंग। क्वेश्चन नंबर 4, द टाइप्स ऑफ ड्राफ्टिंग स्टैच्यूटरी, कमर्शियल एंड जुडिशियल हो गई। सिंपल। नाउ क्वेश्चन 5, शुड आई चेंज? लिखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे दैट क्वेश्चन 5 लिखिए। क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, वो क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूं। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 4 मार्क 5 मार्क में भी। ड्राफ्टिंग में बी डिफाइंड एज इट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ड्राफ्टिंग में बी डिफाइंड एज अ सिंथेसिस ऑफ लॉ, as a synthesis of law and fact in a language form. Comment 4 marks. A very good question by the ICSI. A fantastic question by ICSI. Drafting may be defined as synthesis of law and fact in a language form. Comment. लिखिएगा, इसका आंसर बता रहा हूं। ड्राफ्टिंग के लिए बच्चों 3 चीजों की जरूरत है। लिखिएगा, सबसे पहले फैक्ट्स, तीसरा लॉ, सॉरी दूसरा लॉ, तीसरा लैंग्वेज। कोई बात नहीं। जो ड्राफ्टिंग है दैट इज 3 चीजों की जरूरत है। 1 इज फैक्ट्स, लॉ एंड लैंग्वेज। एक एग्जांपल लीजिए इस पे। मान लो सेल डीड बनानी है और ए भाई साहब हैं, वो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बी को बेचना चाहते हैं।
हाँ जी। अब आप मुझे बताओ, आपको जब डीड बनानी है तो आपको क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है मालूम? अब सबसे पहले आपको चाहिए फैक्ट्स। फैक्ट्स मतलब क्या? फैक्ट्स मतलब सुन लो, ए कौन है, बी कौन है, प्रॉपर्टी कहाँ है, ये सारे फैक्ट्स की ज़रूरत है। अगर आपको ये फैक्ट्स नहीं पता तो आप डीड नहीं बना पाओगे, आप ड्राफ्टिंग नहीं बना पाओगे। लेकिन अच्छी बात क्या है, ये फैक्ट्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्स तो गिवन होंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में भी सामने वाला फैक्ट्स बताएगा तभी तो ड्राफ्टिंग करोगे। तो फैक्ट्स आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कोई बताएगा ए अपनी प्रॉपर्टी किसको बेचना चाहता है? कोई बता सकते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए कौन सा लॉ लगता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अब ये बताओ, क्या अगर आप कोई ड्राफ्टिंग कर रहे हो सेल डीड पे, क्या यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ लॉ? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए या नहीं? अगर आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की नॉलेज नहीं है तो क्या आप ड्राफ्टिंग कर पाओगे? आंसर इज नो। मजे की बात यह है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके कोर्स में जिस भी टॉपिक के ऊपर जो भी लॉ हुआ वो सारा हम आपको कवर करके देंगे। और सुन लीजिए, फ्रॉम द फाउंडेशन लेवल टिल द फाइनल लेवल, क्योंकि ऐसी बड़ी सारी चीजें होंगी जो फाउंडेशन के लॉ भी कनेक्ट होंगे, एक्जी के भी कनेक्ट होंगे और फाइनल के तो हैं ही। हम आपको सारे के सारे लॉ कनेक्ट करके फ्रॉम द फाउंडेशन टिल द फाइनल सारे कनेक्ट करके सिखाएंगे, ताकि वो जो लॉ की नॉलेज है वो कंप्लीट हो जाए। हम प्रिज्यूम करके चलते हैं दैट आपका लेवल ऑफ नॉलेज 0 है, चाहे आपका रैंक 1 आया हो या 2 आया हो, हमारे लिए आप 0 हैं। हम लोग आपको 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम द फाउंडेशन टिल द फाइनल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लैंग्वेज, जो आप लोगों की है नहीं। सर सच बताऊं मैं आपको, फैक्ट्स गिवन होंगे, लो हम आपको सिखा देंगे। सबसे ज्यादा मेहनत जो क्लास में होनी है दैट इज ऑन द लैंग्वेज। एक लाइन लिखने में जान निकल जाएगी, मैं बता रहा हूं तुम्हें। एक लाइन सही लिखने में जान निकल जाएगी। लिखना आसान काम नहीं है, और आप अगर चाहते हो कि आप सीख जाओ लिखना, तो जो जो हम आपको बोले वो क्लास में फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज सर जिंदगी में कभी नहीं सीख पाओगे। दिस इज द लास्ट टाइम। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ इस क्लास के अंदर, ड्राफ्टिंग की क्लास में, लैंग्वेज को सीखने के लिए आए हो। अगर लैंग्वेज पे मेहनत नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा आपका। आर यू गेटिंग? और आप मुझे बस एक बात बताओ, लैंग्वेज कैसे इंप्रूव होगी? इंग्लिश की क्लासेस लेकर लिखेगा, बाय राइटिंग ओनली, और कोई दूसरा मेथड हिंदुस्तान में है ही नहीं। सर फैक्ट कोई दिक्कत नहीं है, लो हम सिखा देंगे, आपको आता भी है लो, लेकिन आपको क्या नहीं आता, दैट इज अ लैंग्वेज। यू मस्ट वर्क हार्ड ऑन दिस एस्पेक्ट, नहीं तो बात नहीं बनेगी। अब आप मुझे बताओ इस लाइन का मतलब क्या है? ड्राफ्टिंग में भी डिफाइंड एज सिंथेसिस ऑफ लॉ एंड फैक्ट इन लैंग्वेज फॉर्म्स कमेंट, एंड आंसर इज यस। ड्राफ्टिंग कुछ नहीं है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ 3 थिंग्स। यू शुड नो द फैक्ट्स, यू शुड नो द लॉ, और उन फैक्ट्स और लॉ को आपको लैंग्वेज में लिखना है, एक अच्छी लैंग्वेज में लिखना है। इसी को क्या बोला जाता है? ड्राफ्टिंग। ए ने प्रॉपर्टी बी को बेच दी, क्या लिखोगे? ए बी को प्रॉपर्टी बेच रहा है, ये प्रॉपर्टी बेच दी, मतलब ये लिखोगे आप? क्या देयर शुड बी अ फॉर्मल लैंग्वेज और नॉट? यस, इसी के ऊपर काम करना है। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? तो दैट इज समथिंग। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल। क्वेश्चन नंबर 6, मूविंग फर्दर, लिखिएगा गाइडलाइंस guidelines for using particular word for drafting. 4 मार्क ये भी आ चुके हैं। लिखिए पॉइंट 6 का मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन 6 ये कह रहा है कि लिखते टाइम और उसको पढ़ते टाइम दोनों वक्त शब्दों को कैसे यूज करना है, कैसे लिखना है, उसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस है। लिखिएगा, जितने भी जनरल वर्ड्स हैं लिखते टाइम और पढ़ते टाइम, ये मान लेना कि उसका डिक्शनरी मीनिंग ही लिया जाएगा। बच्चों ये अब दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको ये बता दिया जाए कि सामने वाला इसको पढ़ेगा कैसे, तो क्या आपको समझ में आ जाएगा आपको लिखना भी कैसे है? मैंने आपको एक क्या लाइन बोली, अगर कहीं पर कुछ भी लिखा होगा, कोई भी शब्द लिखा होगा, तो उस शब्द का मतलब वो क्या समझेगा कि उसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है। तो आप मुझे बताओ लिखते टाइम आपको क्या याद रखना है?
क्या याद रखना है कि जो भी आप शब्द यूज कर रहे हो, अगर आपको उसका मतलब नहीं पता तो पहले उसका डिक्शनरी मीनिंग चेक कर लो। अगर आपको डिक्शनरी मीनिंग चेक कर लिया तो आपको पता चल जाएगा क्या कि इस बात का मतलब यही है और सामने वाला भी इसको यही समझेगा। तो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट जब भी आप कुछ लिखें या पढ़ें तो जनरल वर्ड का मतलब कैसे लिया जाएगा, लाइक अ डिक्शनरी मीनिंग। दूसरा लिखेगा, क्या आपको पता है लीगल वर्ड्स अगर कभी यूज हो जाएं तो लिखेगा लीगल डिक्शनरी मीनिंग। कौन सा मीनिंग? लीगल डिक्शनरी मीनिंग, आपको वो यूज करना है। क्या वो लीगल डिक्शनरी जैसे जनरल डिक्शनरी आती हैं, क्या लीगल डिक्शनरी भी आती ही होंगी? यस। तीसरा, एज फार एज पॉसिबल करंट मीनिंग ऑफ द वर्ड शुड बी यूज्ड। हाँ जी, इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का क्या मतलब? एज फार एज पॉसिबल करंट मीनिंग शुड बी यूज्ड। हाँ जी, जो करंट में चल रहा है लिखिए। इसको थोड़ा सा समझने की चीज है ये। मैं अब आपको बता दूं कि जो शब्दों के मीनिंग होते हैं ना, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो जाते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक शब्द है क्यूट। क्या आप बता सकते हैं क्यूट मतलब क्या? प्यारा। क्यूट मतलब क्या? प्यारा। अब सुनो, कई साल पहले मतलब 70, 80, 100 साल पहले क्यूट का मतलब होता था बेवकूफ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शब्दों के मतलब चेंज हो जाते हैं। ऐसे बड़े सारे, इफ यू गूगल सर्च तो वो दुनिया भर के मीनिंग आपको पता चलेंगे, पहले क्या मतलब था और आज क्या है। तो पहले क्या मतलब था क्यूट का? बेवकूफ, गधा। अच्छा, आज क्यूट का मतलब क्या है? प्यारा। अब सोच कर देखो, अगर मैं आज किसी को बोलूं यू आर वेरी क्यूट, तो आपको क्या समझ में आया? मैं आपको क्या कह रहा हूं? एज फार एज पॉसिबल करंट मीनिंग शुड बी यूज। अब आप इसे पुराना मीनिंग मत समझना। क्या समझ रहे हैं? और मैं आपको क्या कह रहा हूं? आप बड़े प्यारे हैं, आप बेवकूफ नहीं हैं। दैट इज द मीनिंग। एज फार एज पॉसिबल करंट मीनिंग ऑफ द वर्ड शुड बी यूज्ड। पॉइंट 4, टेक्निकल वर्ड शुड बी यूज्ड। और ये तो हम बात कर ही चुके हैं। टेक्निकल वर्ड्स शैल बी यूज्ड आफ्टर ascertaining देयर फुल मीनिंग। और ये बताने की जरूरत नहीं है सर, शब्द तभी यूज करें जब आप उसका पूरा मीनिंग अच्छे से जानते हैं। और लिखेगा नंबर ऑफ टाइम्स शब्दों के मतलब, आवाज नहीं, नंबर ऑफ टाइम्स शब्दों के मतलब कहीं डिफाइन नहीं होते, ना लॉ में नोवेयर। तो आपको उन शब्दों के मतलब कस्टम से लेने पड़ते हैं। कस्टम मतलब रीति रिवाज। कस्टम मतलब रीति रिवाज। तो सर कई बार क्या होता है, बड़ी बड़ी मुश्किल हो जाती है, समझ में नहीं आता, लॉ में डिफाइन नहीं होता, जनरल मीनिंग भी समझ में नहीं आता। तो सर वहां पे उन शब्दों के मतलब आपको कैसे समझने हैं? फ्रॉम द कस्टम्स। कस्टम मतलब रीति रिवाज। कहीं किसी एक्ट में लिखा हुआ है, आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल, कहीं किसी एक्ट में लिखा हुआ है एज पर हिंदू लॉ शादी तब होगी जब आप अग्नि के फेरे लेंगे। क्या लेंगे? एज पर हिंदू लॉ शादी तब वैलिड मानी जाएगी जब आप अग्नि के फेरे लेंगे। अब वो पता नहीं कितने फेरे होते हैं, आई डोंट नो, मतलब 7, 15, 20, 50 जितने भी होते हैं, लेकिन ये अपने को पता है भाई, घूमते जरूर हैं। मतलब अच्छा भाई, अब एक इशू क्रिएट हो गया। आप सुनो ध्यान से, इशू क्या क्रिएट हुआ मालूम? अब एक बंदा ये कह रहा है कि भाई अग्नि के राउंड्स लेने तब शादी होगी। तो somebody ask what is अग्नि? क्या क्वेश्चन आया? व्हाट इज अग्नि? बताओ अग्नि मतलब क्या? अब चाय पत्ती सुनो। अब जरा हुआ क्या? अग्नि का मतलब बता रहा हूं, ध्यान से सुने। क्या हुआ? एक लड़का एक लड़की दशहरे में रावण को देखने चले गए
और जब रावण है, रावण जल रहा था, तो वो उस रावण के 7 चक्कर लगा लिए जलते रावण के। आर दे मैरिड? आर दे, ये बड़ा खुश हो गया। हाँ जी, आर दे मैरिड? क्यों? क्या वो अग्नि नहीं है? अच्छा, अब अग्नि वर्ड क्या, अग्नि मतलब क्या, लो में डिफाइन नहीं है, और जनरल मीनिंग भी लिखा हुआ है आग। अब नोबडी नोज। अब क्या हुआ, एक क्या हुआ, किसी ने क्या किया, किसी ने एक टेबल जला दिया, टेबल जलाया, टेबल अब अग्नि हो गई और उसके साथ चक्कर लगा लिए। इज इट अग्नि? आर दे मैरिड? अब नंबर ऑफ टाइम समझ में नहीं आता कि अब ये शब्दों का मतलब ना लीगल मीनिंग समझ में आ रहा है ना जनरल मीनिंग समझ में आ रहा है। अब ऐसे शब्दों का मतलब कहाँ देखें? कस्टम। तो लिख लीजिएगा, एज पर द कस्टम्स, रीति रिवाज। अग्नि मतलब लिखेगा पवित्र अग्नि ऑफ हवन कुंड, पवित्र अग्नि ऑफ हवन कुंड। तो अगर आप ये बात करें, यानी सर वो रावण के चक्कर काटने से या वो टेबल के चक्कर काटने से वो शादी नहीं मानी जाएगी, तो वो कस्टम के अकॉर्डिंग हम, अच्छा शादी आपने भी सुनी होगी, मतलब एल्बम तो देखा ही होगा ना पेरेंट्स का, तो आप देखो वहाँ पे वो एक होता है ना, देखो गलत नहीं कह रहा, मेरी में भी था। तो दैट इज समथिंग हाउ वी इंटरप्रेट दिस वर्ड द हवन कुंड। तो दैट इज समथिंग सिंपल, दैट नंबर ऑफ टाइम पता नहीं चलता कि कौन से शब्द को। हाँ जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? हाँ जी, टेक्निकल वर्ड शुड बी, शुड लिख लो भाई, कृति ने बोला शुड लिखवाओ सर, शुड बी यूज्ड। चलो, तो क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या है? तो नंबर ऑफ टाइम समझ में नहीं आता, तो आप क्या करो, शब्दों के मतलब कहाँ से देखना पड़ेगा? कस्टम से, रीति रिवाज से। तो सर पढ़ते टाइम, लिखते टाइम, ड्राफ्टिंग को आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। क्वेश्चन 7, टिपते रहें। हाँ, टाइम तो होना ही है एक दिन, आप टाइम की टेंशन ना लें, चैप्टर खत्म करें। लिखेगा, जब आप लिखते हैं वाइल राइटिंग, वाइल ड्राफ्टिंग, जल्दी जल्दी 1-2 क्वेश्चन और कराने मैंने और खत्म हो जाएगा ये। क्वेश्चन 7 पे आ गए। वाइल ड्राफ्टिंग, वाइल राइटिंग, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन होती है। एंड और, मे, शेल। बच्चों लिख लो, मेक अ हैबिट। वैसे तो ये बात आपको फाउंडेशन से पता होनी चाहिए, और पता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पता तो सुन लीजिए। जब भी लो पढ़ें, मेक अ हैबिट, जहाँ पे भी एंड और आए अंडरलाइन करें, सर्कल करें, जहाँ जहाँ मे शेल आए अंडरलाइन करें, सर्कल करें। लो पढ़ने का असूल है ये 4 शब्द हमेशा अंडरलाइन होने चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप लो को कभी भी इंटरप्रेट सही ढंग से नहीं कर सकते। मेक अ हैबिट फॉर दैट, एंड और मे शेल, तभी आप लो पढ़ पाओगे। अच्छा, एंड मतलब चीज़ें जोड़ के पढ़नी है, और मतलब चीज़ें तोड़ के पढ़नी है। मैं ए और बी को गिफ्ट दूंगा, मतलब या तो ए को या बी को। मैं ए एंड बी को गिफ्ट दूंगा, ए एंड बी को। और मे मतलब सबको पता है, मे मतलब ऑप्शनल, शेल मतलब, ऑलवेज रिमेंबर दिस, मे मतलब ऑप्शनल, शेल मतलब मैंडेटरी। और एक चीज़ और लिख लेना, इन द लो, मस्ट, विल, वुड, शुड। 99% केसेस में, 99% केसेस में ये शब्द यूज ही नहीं होते। माइट, ये शब्द यूज ही नहीं होते। और लॉ के अंदर तो बहुत आसान हो गया है, सिर्फ 2 ही शब्द मैक्सिमम टाइम यूज होंगे, या तो मे या तो शेल। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट 99%। एक कहीं कहीं जगह अगर कहीं लिखा हुआ है तो लिखा होगा सर, अदरवाइज ये तो बड़ा ही आसान है। अच्छा, अब देखो, इस चीज़ से एक चीज़ आपको भी समझ में आ गई, जब आंसर लिखें पेपर में तो कौन से शब्द यूज करें? मे और शेल। और वुड, शुड यूज करने की जरूरत है ही नहीं। और मे मतलब ऑप्शनल और शेल मतलब मैंडेटरी। तो इनमें कोई कंफ्यूजन होने नहीं। कई बार बच्चा इन 2 शब्दों में कंफ्यूज हो रहा है, नो, नाउ। क्या डिफरेंस है दोनों में? तो यूज देम केयरफुली। नो मतलब पता है, नाउ मतलब अभी। और ऑलवेज रिमेंबर प्रेजेंट टेंस
पास्ट टेंस। मतलब ये भी देखें कि प्रेजेंट टेंस में लिखना है या पास्ट टेंस में, सर इन चीज़ों में कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए। अवॉइड दीज मिस्टेक, अवॉइड दीज मिस्टेक्स, ऑलवेज रिमेंबर दिस। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, और उसके बाद आज की क्लास खत्म करते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए? 7। चैप्टर का नाम है बेसिक्स ऑफ ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं सर। क्वेश्चन 8, शुड आई चेंज दिस? लिखो भाई, द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। और ये क्वेश्चन बस कहने का क्वेश्चन है, ये मैं करा चुका हूं। लिखेगा वाइल ड्राफ्टिंग, और प्लीज इसका आंसर आप दोगे तो अच्छा लगेगा। जब आप ड्राफ्ट कर रहे हो, ये 8 नंबर का पेपर में आया हुआ है। देयर आर सम डूज, देयर आर सम डोंट्स। हाँ जी, क्या आप बता सकते हैं कि ड्राफ्टिंग करते टाइम क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं? और मुझे लगता है आपको बताना चाहिए क्या डूज हैं, मतलब ड्राफ्टिंग करते टाइम क्या करूं क्या नहीं करूं। हाँ जी, फर्स्ट क्या मैं बोलूं फैमिलियर शब्द यूज करूं? क्या मैं फार फेच शब्द यूज करूं? दैट इज, अरे आपको नहीं लगता फाउलर रूल और जनरल प्रिंसिपल ड्राफ्टिंग को यूज करो आंसर बन जाएगा? तो फटाफट 1 मिनट लगानी है इसमें। दूसरा, क्या जैसे कंक्रीट शब्द यूज करूं, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड यूज ना करूं? तीसरा बोलूं, क्या मैं बोलूं एक्टिव वॉइस यूज करूं, मैं पैसिव वॉइस यूज ना करूं? चौथा, क्या जैसे मैं शॉर्टर सेंटेंस यूज करूं, मैं लॉन्गर सेंटेंस यूज ना करूं? हाँ जी, मैं सेक्शन वर्ड यूज करूं, रोमन शब्द यूज ना करूं? एक और रह गया यार, मैं सिंगल शब्द यूज करूं बट मैं सिनोनियम शब्द यूज ना करूं? कैन वी से आई शुड यूज पॉजिटिव सेंटेंसेस, आई शुड यूज, आई शुड, आई डोंट, आई नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस को यूज नहीं करना चाहिए। पॉइंट 8 और बताओ, बड़े सारे बोल सकते हैं, दैट इज और क्या बोले, 7 हो गई हैं भाई। कैन वी से बनेगा नहीं। और देखो वर्बोसिटी हो गई है, ठीक है। और एक चीज तो लिख लो, एक और चीज इसी में ऐड कर लीजिए प्लीज। अवॉइड दीज वर्ड्स, ये शब्द यूज कम से कम करें, दैट इज मोर देन, ये एक नया पॉइंट है, मोर देन, लेस देन। और इनके बदले आप जो शब्द यूज करें दैट इज एटलीस्ट। मैं एक एग्जांपल देता हूं उसका, देखिए हम लोग है ना कई बार पढ़ते हैं कि एक डेफिनेशन PRI, अब PRI की डेफिनेशन अलग अलग लॉ में अलग अलग है। लिखा होता है PRI वो जो इंडिया में 182 दिन से ज्यादा रहे। अब अलग अलग लॉ में, कंपनीज एक्ट में, टैक्स में और फैमा में PRI का मतलब अलग अलग है। अब मैंने रफली ले लिया, अ पर्सन हु रिजाइड इन इंडिया मोर देन 182 डेज। क्या शब्द यूज हुआ? मोर देन 182 डेज, ये शब्द लिखा हुआ है। अब इसमें दिक्कत क्या पता है, कई बार ऐसा कई बार लगता है, लिखते टाइम हम पढ़ तो लेते हैं, हमें ना ये शब्द भूल जाते हैं मोर देन, और लिख क्या देते हैं ओनली 182 डेज, 0 हो जाएगा। मोर देन 182 मतलब क्या? 183 दिन, 182 तो था ही नहीं। लेकिन अगर मैं लिख दूं एटलीस्ट 183 डेज, क्या आप मुझे बताओ ज्यादा बेटर क्लैरिटी आ गई नहीं आ गई? कई बार आदमी 182 में खो जाता है। अब देखो जरा, आपके साथ हुआ है ये, लिखा हुआ मोर देन 182 डेज और कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया कि वो 182 दिन तक इंडिया में रहा है, तो आप ही कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई PRI था या नहीं। इट्स अ मैटर ऑफ कंफ्यूजन। लेकिन अगर लिखा हो एटलीस्ट 183 डेज, तो 183 डेज पर तो कंफ्यूजन होगी नहीं, और अगर है भी हाँ कर दिया तो भी सही है। तो दैट इज द पॉइंट। तो सर लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि ये शब्द कभी यूज नहीं करने, लेकिन मैंने कहा कि यूज कोशिश करें कि इन शब्द को ना करें और ऐसे शब्द को यूज करें। कैन वी से इट इज अ बेटर एक्सप्रेशन? इट्स नथिंग, इट इज अ बेटर एक्सप्रेशन। तो दैट इज सम डूज सम डोंट्स एंड दैट्स। इसमें ना एक दो क्वेश्चन और बच गया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। शुड आई चेंज दिस? लिखेगा
एक क्वेश्चन और बच गया इसमें, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट, थक गई हो गया या करवा दूं? SST है। ओ, ये क्वेश्चन बच्चों 5 नंबर का पेपर में आ चुका है। हमें ना ऐसे क्वेश्चन कराते ही नहीं जो पेपर में ना आए। आज 8 क्वेश्चन कराए, सारे पेपर में आए हुए हैं, देख लो। यू कैन चेक द स्कैनर टुडे। क्वेश्चन 9 ये भी 5 नंबर का आ चुका है, बट वक्त की नजाकत है। विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन 9 खत्म करेंगे एंड देन वी जंप ऑन द चैप्टर नंबर नेक्स्ट, एंड दैट इज डॉक्यूमेंट क्या है और इंस्ट्रूमेंट क्या है। थैंक यू। हाँ, ये भी कराएंगे, ये भी कराएंगे, ये भी कराएंगे।